स्टॉक मार्केट टुडे की को-फाउंडर वीएल अंबाला भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है मनी लाइन पर। गुड मॉर्निंग संदीप जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग संदीप जी। तपन सर, ये पूरा जो मामला है जरा उसको अगर आप हमारे लिए डिकोड कर दें। वैसे ना बीच में ऐसी बातचीत चली थी कि शायद शनिवार को 2 दिन का समय, कल की मैं बात कर रहा हूं, कल जब हम बातचीत कर रहे थे तो 2 दिन का समय था, शायद 48 घंटे में फैसला लिया जा सकता है ट्रंप साहब की ओर से कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। जो सैन्य कार्रवाई है यूएस की ओर से, तो अपने फाइटर जेट्स हैं या फिर जो युद्धपोत है उसको वहाँ पर लाया गया है, तो ऐसी आशंका थी कि ये 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन अब ये 10 दिन की बात चल गई है कि अगले 10 दिन में इसके ऊपर फैसला लिया जा सकता है। इसको पॉजिटिवली ले, राहत के रूप में ले कि शनिवार नहीं अगले 10 दिन तक ये मामला चला गया, या फिर ये जो तनाव है ये एक चिंता का विषय है, बड़ी दिक्कत है जिसको ग्लोबली तो मार्केट्स रिस्पॉन्ड कर ही रहे हैं, हमारे मार्केट्स भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। कैसे समझा जाए सर इस पूरे मामले को? गुड मॉर्निंग संदीप जी। देखिए, ईरान और यूएस का जो मामला है वो काफी टाइम से चल रहा है, ऐसा तो नहीं था नया मामला है। लेकिन क्या था, कल हमने कुछ ज्यादा ही अच्छा खासा रिएक्ट कर लिया। और ये जो 10 दिन की मोहलत आई, अब हमें पता नहीं कि कब होगा, क्योंकि ट्रम्प है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है, ठीक है, ईरान ग्रीनलैंड नहीं है कि इतना इजीली हो सके कुछ भी। हमें पता है कि काफी सालों से चल रहा है ये। तो कहीं ना कहीं ये जो दबाव है, सेना तैनात करते उनके फाइटर जेट वहां जाते हैं, तो वो सब इनडायरेक्टली प्रेशर करने के लिए भाई आप कुछ एग्रीमेंट पे आओ और कोई ऐसा एग्रीमेंट को जिससे कहते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज उससे खुश हो। सो कहीं ना कहीं वो प्रेशर टैक्टिक ज्यादा लग रहे हैं। देखो, मुझे चांस कम लग रहे कि कुछ हो, क्योंकि ईरान इज अ पावरफुल कंट्री ना, वो ऐसी कंट्री की जो किसी की सुनता नहीं है। तो ऐसी कंट्री के साथ कुछ भी करना थोड़ा हिम्मत वाला काम होगा। अगर करते हैं तो ऑफ कोर्स ऑयल पे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो हमने जो ऑयल देख रहे हैं शायद 75 तक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिन में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होगा। आई थिंक एग्रीमेंट तो चल ही रहा है, शायद उस तरह से नहीं चल रहा है जिस तरह से ये लोग सोचे। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन तब तक मार्केट थोड़ा पैनिक रहेगा। और कल तो पता नहीं बहाना चाहिए था मार्केट को गिरने का, क्योंकि वर्ल्ड ओवर इतना नहीं गिरा जितने हम गिरे, जितना शार्प सेल ऑफ हमने यहाँ देखा। तो ये दिखाता है कि हमारा मार्केट थोड़ा वीक तो है। एफआई कहीं ना कहीं आते जाते, अभी कुछ दिन आए थे फिर चले गए। ओवरऑल एफआई भी फुल ऑन नहीं आ रहे, वो भी आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट जब तक अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी तो यूएस डील हो गई है, यूरोप के साथ डील हो गई, सब पॉजिटिव है। लेकिन आई थिंक अभी भी अर्निंग सीजन में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आई थिंक उसके वेट कर रहे होगे। तो थोड़ा फ्रजाइल अपना मार्केट, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत गिरेगा यहाँ से। आई थिंक थोड़ी यही रेंज में जो चल रहा है, आई थिंक विले मैडम ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएगी, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। एंड वी हैव टू वेट फॉर द ये जो वॉर की सिचुएशन है क्या होता है वहां। बिल्कुल, कल की गिरावट सच में हैरान करने वाली थी, जिस तरह से हम हाई लेवल से फिसले हैं। अब हमारे लिए क्या है ना विले मैम, 2 चुनौतियां हैं। एक चुनौती ये है कि कच्चा तेल उछलता हुआ दिख रहा है, $72 के आसपास के लेवल हम ऑलरेडी देख रहे हैं, और तपन सर हमें कह रहे हैं कि शायद ये $75 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और दूसरी बात एफआईएस की बिकवाली, मैं आपके सामने आंकड़े रख भी देता हूं कि कल हुआ क्या है। कल आप देखेंगे तो एफआईएस की ओर से 880 करोड़ रुपए की बिकवाली का नंबर आया है। एक्सपेक्टेड भी था, जिस तरह से हाई लेवल से हम बहुत तेज गिरे थे, तो लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद डीआईएस की ओर से बिकवाली का नंबर आएगा, लेकिन डीआईएस ने तो बेचा ही है, जो कि लगातार सपोर्ट दे रहे हैं। कल एफआईएस ने भी 880 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। पिछले हफ्ते क्या हुआ था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि 3 दिन बहुत बढ़िया थे, फिर थर्सडे फ्राइडे को हमारे मार्केट्स में गिरावट आ गई थी। और पिछले फ्राइडे को आप देखेंगे, पिछला फ्राइडे यानी कि 13 तारीख का जो आंकड़ा था ना, वो 7,395 करोड़ रुपए की बिकवाली का था। तो पिछले हफ्ते शुक्रवार को बिकवाली हुई थी, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन मार्केट गिरा था। इस बार तो थर्सडे का ही नंबर बिकवाली का आ गया एफआईएस की ओर से 880 करोड़ रुपए का। तो ये जो 2 बड़ी चुनौतियां हैं कि एफआईएस एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, कभी भी हाई लेवल्स पे अपना जो बिकवाली का मीटर है वो ऑन कर देते हैं, एक ये, और दूसरा कच्चा तेल। ये हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं मैम? आप इसको ना संदीप जी, गुड मॉर्निंग एंड को पैनलिस्ट आपको भी गुड मॉर्निंग एंड सभी व्यूअर्स वंस अगेन गुड डे टू यू ऑल, बिकॉज गुड डे स्पेशली बोला है मार्केट में। आज भी आप एक साइड वेज मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखिएगा। जरूरत है इसकी। क्यों जरूरत है? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। गुड डे की जरूरत है आज। ओके, सो देखिए, ये दोनों बड़ी चुनौती है। क्रूड को मैं इस एंगल से देखती हूँ कि अगर क्रूड महंगा होता है तो ये हम यहाँ पर मार्जिन की बात कर रहे हैं संदीप जी, कि सबको लग रहा है कि हमारे मार्जिन कम हो सकते हैं। एंड आप कुछ भी सर्विस बनाओ, कुछ भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करो, अगर आपकी जो फ्यूलिंग कॉस्ट अगर वो बढ़ती है तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। ये फिक्स्ड कॉस्ट में कंसिडरेशन में लाया जाता है।
तो हमारे लिए जहां पर हम लोग एक बड़ा पैसा डॉलर का एक्सपेंस हम लोग क्रूड खरीदने में करते हैं, अगर ये होता है, अगर ये क्रूड बढ़ता है हमारे लिए, इस एस्पेक्ट से भी, गवर्नमेंट रिजर्व पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स नेगेटिव थिंग। और अगर आप कंपनीज की ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैंने टू द पॉइंट एंड की बात की है कि अगर फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती है इन एवरी एंगल, तो अल्टीमेटली कंपनीज की फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाती है और गवर्नमेंट के एक्सपेंस आउटफ्लो। तो ये एक नेगेटिव चीज के तौर पर ही हम लोग मार्केट में लेंगे। दूसरी चीज ये कि जो एफआईआई का आउटफ्लो है, देखिए कंफर्ट, फ्राइडे की मॉर्निंग में मैं थी, मतलब इसी हफ्ते में, और उस समय पॉजिटिव था डेटा, 6,300 समथिंग था पॉजिटिव में जो चल रहा था। तो उस समय मैंने आपको, मतलब आपको क्या, मतलब हम लोग डिस्कशन में ला रहे थे कि जिस तरह का इंटेंसिव सेलिंग इन लोगों ने की है, उस तरह की इंटेंसिफाइड बाइंग नहीं है। और कोई भी ऐसा दिन आ सकता है जिसमें कि ये एक बटन दबाए और ये पूरा का पूरा, मतलब ये फेब मॉर्निंग की बात हो रही थी कि ये पूरा डेटा जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो डेटा का पैटर्न उस तरह का वीकनेस को दिखा रहा था। एंड दैट हैपन जब वेरी वेरी इवनिंग में फिर वो डेटा आ ही गया था। अभी अगर हम फिर से देखें कि इसमें, देखिए वो इंटेंसिटी मिसिंग है। आप बाइंग को लीजिए तो वो इंटेंसिटी ऑफ बाइंग मिसिंग है जो होनी चाहिए। और इसका एक दूसरा पहलू, अब आप इसको फिर वही बात आएगी कि एग पहले या हैन पहले। तो जब तक हमारा डॉलर सुधरेगा नहीं, हमारी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में सुधरेगी नहीं, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें दो तीन चीजें और आप ऐड ऑन करना चाहे। जापान ने जो नई पॉलिसीज लाए उसके बाद भी उसका इन्फ्लेशन देखिए, उसने अपने टारगेट के नीचे करके लेकर के आ गया, राइट। तो कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शंस मार्केट में, शायद मैं आउटफ्लो का डेटा मेरे पास में है नहीं, आई एम लुकिंग फॉर दैट डेटा जहां पर हमें एग्जैक्ट ये डेटा मिल जाए कि अभी का जो मेजर जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, मेक्सिको तो है, ब्राजील भी है पैसा, और चाइनीज मार्केट में, इनके अलावा और कहाँ पैसा जा रहा है मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर पर। तो हमारी मार्केट आज भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव, बड़े इन्वेस्टर्स को बोलिए या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बोलना चाहिए, महंगी लग रही है। तो फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि ये दोनों ही फैक्टर थोड़े से पेनफुल के तौर पर आप इनको लेकर के चले तो ठीक ही है। आप इसमें कुछ ऐसा आप कुछ एनालाइज नहीं कर रहे कि हाँ अरे ऐसा तो नहीं होगा, दिख रहा है। अगर डॉलर मजबूत हुआ तो रुपये और थोड़ा सा वीक होगा, और लग रहा है कि डॉलर मजबूत होगा क्योंकि 97 के पास बहुत दिन हो गए, अब इसको वापस से रिबाउंड 100 के पास करना है। आईएनआर को अगर आप देखेंगे तो 90.67 के पास में सस्टेन है कई दिनों से। तो डॉलर अगर मजबूत होता है, मैं बाकी करेंसी की तो बात ही नहीं छेड़ रही अभी क्योंकि हमारे ज्यादा ट्रांजेक्शन डॉलर में ही हो रहे हैं, तो हम उसी पर अभी स्टिक्ड है। अगर ये हो रहा है तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करो ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्टेबल करेंसी अगर आपको मिलती है तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्टेबल के साथ साथ एक एप्रिशिएटिंग करेंसी। हमारी मार्केट में लोग एक एप्रिसिएशन चाह रहे हैं, दिख नहीं रहा है वो, दैट इज द पेन पॉइंट। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें हो क्या रहा है ना कि एफआई कैश सेगमेंट में तो बेच ही रहे हैं, उसके साथ साथ कल वायदा बाजार में भी हमने बिकवाली देखी, स्पेशली इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखिए ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे गए। दूसरी तरफ स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली हुई 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की, और स्टॉक ऑप्शंस खरीदे गए हैं। तो नेट नेट भले ही आपको नंबर पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कैश सेगमेंट के साथ साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआई की ओर से हमने बिकवाली बनती हुई दिखी है। लॉन्ग शॉर्ट रेशो में अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा वही 23% के आसपास आपको लॉन्ग है, 77% के आसपास शॉर्ट दिख रहे हैं। तपन सर, ये जो नंबर है कि एफआईज वायदा बाजार में भी बिकवाली कर रहे हैं, इसको कैसे समझा जाए? कैश सेगमेंट में चलिए ठीक है, आप कई दिनों से खरीद रहे थे, आपने थोड़ी मुनाफा वसूली कर ली, ये जो वायदा बाजार के नंबर्स हैं ये ज्यादा चिंता में डालने वाले हैं? देखिए एफआई अभी क्रूड ऑयल पे भी ध्यान रखेंगे। देखो हम लोग तो 75 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 80 के आसपास जाता है तो वो भी फिस्कल डेफिसिट के अच्छा नहीं, क्योंकि हम लोग जो 4.3 का फिस्कल डेफिसिट की बात करें, वी नो वन ऑफ द मेजर इंपोर्ट जो होता है वो ऑयल होता है, तो वो एक हमारे लिए $75 के ऊपर अगर ऑयल जाता है तो मार्केट के लिए चिंता और बढ़ जाती है। ऐसे भी 71 72 इज ऑन अ हायर साइड, क्योंकि हम लोग अभी आदी हो गए $60 to $70 देखने का, ऊपर से जियो पॉलिटिकल क्राइसिस का भी इम्पैक्ट है थोड़ा। सो जब तक हमारे अर्निंग सीजन अपग्रेड नहीं होते एफआई, ये जो दो फैक्टर है खास करके जियो पॉलिटिकल और रुपी प्लस ऑयल पे ध्यान रखेंगे। देखो रुपी मुझे नहीं लगता कि 90 के नीचे जाएगा, यानी 89 88 हो सकता है, क्योंकि स्टिल
ठीक है हमारी ट्रेड डील हो गई है तो एक्सपोर्ट एंड वो सब हमें स्टिल वी हैव टू मोटिवेट, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आने में 6 महीने साल एक और लग सकते हैं। ठीक तो है। इसलिए मुझे लगा रूपी थोड़ा वो लोग वहां वीक रखेंगे। सो यहाँ एफआईआई की अभी तो मुझे वापसी दिख नहीं रही है, और रीजन वही है कि अभी ऑयल भी एक फैक्टर गया, जो पहले अर्निंग सीजन का था अभी ऑयल भी एक फैक्टर गया। वी हैव टू वेट फॉर दैट, एंड ऑयल मुझे लग रहा है शुड नॉट गो अबाउट 75। वो होता है तो मार्केट में आप थोड़ा नो प्रेशर और देखोगे। ठीक है, अगर 75 के भी ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव चला जाता है तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसमें वो कई कई तरफा उसकी मार पड़ सकती है, इकोनॉमी के ऊपर भी, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर भी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी, और उसके साथ साथ कंपनियों के नतीजों के ऊपर भी। लेकिन सर, अगर पिछले 15 दिन के डेटा को हम देखें ना, जो पहले पखवाड़े का या फिर पहले फोर्टनाइट का डेटा आया है जो एनएसडीएल रिपोर्ट करता है, उसमें अगर आप कुछ सेक्टर्स की बात करें तो एफआईज ने कहाँ खरीदारी की और कहाँ बिकवाली की है, वो मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो एफआईज ने पहले 15 दिन में, यानी कि फरवरी 1 से लेकर 15 फरवरी तक फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी की है, कैपिटल गुड्स में उनका खरीदारी का नंबर आया है, इसके अलावा सॉवरेन, तेल गैस, अदर्स और मेटल एंड माइनिंग, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर एफआईज की ओर से हमने खरीदारी के नंबर आते हुए देखे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब ये हो गया कि प्रिडोमिनेंटली पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक जो है, वहां पर हमने खरीदारी का नंबर देखा है 9,361 करोड़ रुपए का। कैपिटल गुड्स में भी अच्छी खासी 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी हुई है। तो सर, क्या मान के चलें, ये जो पीएसयू बैंक्स हैं या फिर जो कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं, इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उसमें चाहें तो थोड़ा बहुत मेटल एंड माइनिंग को जोड़ लें? जी जी संदीप जी, अगर देखिए ना तो ट्रेड डील जैसे मैंने बोला ना, उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर की बात करते हैं, टेक्सटाइल ले लो या वो सब की, तो उसमें केमिकल्स ले लो, अभी भी टाइम है। रीजन मैं बताता हूँ कि ये जो 6-8 महीने जो ट्रेड डील नहीं थी, उसका पीएनएल इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे आएगा। ठीक है, एक एक जो री रेटिंग होनी थी वो हो चुकी, जो ठीक है। ट्रेड डील की वजह से। तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी भी इन्वेस्टर को, जिस तरह से आपने भी डेटा में बताया, वही बैंक, फाइनेंशियल्स, होटल्स हो या कैपिटल गुड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, यानी डोमेस्टिक ओरिएंटेड इंडस्ट्री पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही तेजी दिख रहा है और वही डबल डिजिट आपको ग्रोथ दिख रहा है। देखिए, वैसा सेक्टर पकड़ो जहां डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ है, अगर वो नहीं आ रहा है तो वो सेक्टर आपके लिए नहीं है। जैसे आईटी में नहीं आ रहा है, करेक्ट, तो आपको ग्रोथ देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे मार्केट में जब एक रेंज में जब मार्केट घूमता है तो मार्केट ऑलवेज पनिश द कंपनी जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, जो ग्रोथ नहीं दे रही है, जो हमने आईटी में भी अभी देखा है, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं दे तो वो पनिश हो रहा है। इवन केमिकल में हम लोग ये देख रहे हैं। तो आपको वहां फोकस करना, और ये कुछ सेक्टर के मैंने नाम बोले, आई थिंक वहां फोकस करेंगे तो वहां मुझे ज्यादा तेजी दिख रही और रहेगी 6 महीने 1 साल तक, जब तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर ठीक ठाक होते हैं। 6 महीने तक मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड 1-2 क्वार्टर लगाएंगे और फिर आप उसमें पीएनएल में इंपैक्ट देखेंगे। तो उस तरह से देखना चाहिए, डोमेस्टिक ओरिएंटेड पे फोकस कीजिए। डोमेस्टिक ओरिएंटेड पे फोकस कीजिए। विले मैम, ये जो आंकड़े हैं ये दर्शा रहे हैं कि कैपिटल गुड्स में, तेल गैस में, मेटल माइनिंग में ज़्यादा खरीदारी होती हुई दिख रही है। तेल गैस में या फिर मेटल माइनिंग में कोई ऐसे प्लेस जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं, एफआई से खरीदारी कर ही रहे हैं? मैं तो जस्ट ऑन लाइटर नोट बोल रही हूँ, जो एफआईआई खरीद रहे हैं ना, वो मत खरीदो, क्योंकि वो फिर बेचेंगे। जस्ट इट्स ऑन लाइटर नोट। क्योंकि आपको कब धप्पा लगेगा आपको पता नहीं। नहीं तो फिर जो जस्ट लाइटर नोट है। नहीं तो जस्ट जो फिर वो बेच रहे हैं वहां पे खरीदारी करें क्या? क्योंकि जहां पर अभी देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल के हाथों में सारी बात टिकी हुई है, तो जो सेक्टर्स उनको लग रहे हैं ठीक ठाक है, आप वहां पर देख लीजिए। बट मैंने जस्ट एक लाइटर नोट पर बात की है। हाँ, इसको मतलब डोंट टेक इट कि मैडम ने बोला है तो ऐसा करना है, वैसा नहीं है। जहां अपॉर्चुनिटी लगे वहां पर हमको इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्लान करना है। तो अपने मेटल एंड माइनिंग के लिए कुछ स्टॉक्स मेरी पसंद में है, मैं इसलिए ये सेक्टर्स के नाम मैंने लिए हैं। मतलब मेरी पसंद में कुछ सेक्टर्स हैं अभी भी संदीप जी, जहां पर डिप में खरीदना चाहिए। एनर्जी है, फार्मास्यूटिकल है, थोड़ा बहुत आप होटलिंग इंडस्ट्री यानी हॉस्पिटैलिटी ले सकते हैं, एंड मिनरल से भी ज्यादा माइनिंग वाले स्टॉक्स को आप ले सकते हैं, क्योंकि माइनिंग एक बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन पे बजट के दौरान बात हुई थी, मुद्दा तो छिड़ा था। तो जहां पर गवर्नमेंट का फोकस हो, आप वहां पर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए। तो मेरे हिसाब से उन सेक्टर्स को देखिए जहां पर गवर्नमेंट, आपकी इंडियन गवर्नमेंट बात कर रही है और पैसा लगाने के लिए तैयार है। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। अब मेरी नजर में जो माइनिंग को लेकर के कुछ स्टॉक्स है, तो आप इसमें जितने लोगों को पता है
देखिए अडानी धीरे धीरे करके कोल माइनिंग में बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो आप अडानी पावर को देख, अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से होता है, वैसे अडानी पावर के नाम से नहीं हो रहा है वो काम। तो लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाए, बिजनेस मॉडल्स मिल जाएंगे, तो आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे कि कितना इसको माइनिंग से आ रहा है। बट स्टिल अडानी एक ऐसा स्टॉक है, अडानी एंटरप्राइजेस, जो लेके रखा जा सकता है। दूसरा चीज, एनएमडीसी एक ऐसा स्टॉक है जो माइनिंग इंडस्ट्री का ही है, आप उसको लेकर के रख सकते हैं, डिस्काउंट पे खरीदने की कोशिश करिएगा। देन थर्ड स्टॉक इज ओडिशा माइन। हमारा उड़ीसा सेक्टर, मतलब ओडिशा रीजन जो है, इस पर्टिकुलर रीजन में जो माइनिंग की ऑपरेशंस है, इस कंपनी का उसमें महारत है। तो जैसे बात भी हुई थी, डीप में डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन स्टॉक्स तो ऐसे मुझे लग रहे हैं जहां पर आप मिनरल्स माइनिंग, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, इन कंपनीज को, जीएमडीसी, आप इन कंपनीज को जो है अपने ध्यान पे रख सकते हैं। और हमेशा ये हेवी कैप्स, डीप पॉकेट्स एंड हाई बैरियर के साथ आने वाली बिजनेस इंडस्ट्री, तो यहाँ पर आपको उन्हीं कंपनी चूज करना है जिनके पॉकेट्स डीप हो, जिनका इन्फ्लुएंस अच्छा हो, तो वो तो, और जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, मतलब अगर पीए हो तो भी चलेगा। उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। बाकी जैसे माइनिंग में लगने वाले प्लीज, जैसे कि एस, अगर आप देखेंगे एस कंस्ट्रक्शन, जो उसके लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं, उसमें उनकी बहुत अच्छी खासी महारत है। तो आप उनकी को भी देख सकते हैं, इस कंस्ट्रक्शन को जो प्रोडक्शन में आती है। तो ये सब चीजें हैं, अगर आप प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माइनिंग को देखें, तो ये 4-5 पॉकेट, 4-5 स्टॉक से आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब आपने अदानी एंटरप्राइजेस, एनएमडीसी, ओएमडीसी बोले, जीएमडीसी भी बोला ना इसके अलावा? जीएमडीसी, जीएमडीसी, जीएमडीसी। ठीक है। तपन सर, अभी वीएलए मैम कह रही थी कि ऐसे सेक्टर्स पर, ऐसे स्टॉक्स पर फोकस कीजिए जहां पर सरकार का भी फोकस है। अब सरकार का फोकस सर एआई पर आ गया। अब एआई समिट भी चल रही है, हम देख रहे हैं कि दुनिया जहान के जो सीईओज हैं यहाँ पहुंच रहे हैं, हमारी कंपनियां यहाँ पर उनके साथ करार भी कर रही हैं। तो अब सरकार का फोकस एआई पे अगर आ रहा है, तो इस सेक्टर की किस कंपनी को चुना जाए, कैसे चुना जाए? अब तो ये भी चुनौती है क्योंकि एआई किसी को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का डिस्ट्रप्शन लेके आएगा, किस तरह के चेंजेस लेकर आएगा आईटी सेक्टर में, बाकी सेक्टर्स में इसका इंपैक्ट किस तरह से होगा। तो थोड़ा वो भी समझाइए। और इस सेक्टर को अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो कौन से शेयरों पर ज्यादा फोकस करें? वेल ऑनेस्टली संदीप जी बोलूँ तो मैं आईटी से तो दूर रहने की ही बात करूंगा। पिछले 1 साल से मैं बेरिश हूँ। रीजन वही है कि जो एआई का इम्पैक्ट है, पहली बात तो हमारे वहाँ स्पेसिफिक एआई स्टॉक नहीं है, ठीक है। जैसे वहाँ ओपन एआई है या इस तरह से एनवीडिया है, वैसे हमारे स्पेसिफिक नहीं। हम मोस्टली पर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, उसके बारे में बात करता हूँ मैं 2 मिनट में। लेकिन देखिए ओवरऑल एआई का इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि वो पूरा, जैसे हमें पता है कि मार्जिन पे बहुत प्रेशर आएगा, ठीक है। और जिस तरह से एंट्रोपिक और इन्फोसिस का भी जो डील हुआ है, जो एआई समिट में बात हुई है, उससे क्या बात है कि एंट्रोपिक के जो सॉफ्टवेयर होंगे वो इंस्टॉल करने में और उसको प्लग इन करने में वहां इन्फोसिस आएंगे। लेकिन उसके बाद क्या, जब इंस्टॉल होगी 1-1.5 साल बाद के बाद क्या, कि जो पहले हम एंड टू एंड प्रोसेस करते थे वो एंट्रोपिक जैसा सॉफ्टवेयर खुद कर रहा है। सो जो प्राइसिंग पावर है ना हमारी कंपनी से चला जा रहा है। और पिछले 4 साल 3 साल का देखिए आप, सीएजी बोथ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो देखो, नेगेटिव है, 0 to नेगेटिव है। व्हाट डज इट मीन कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे। अब एआई की वजह से और इंपैक्ट आएगा। तो मेरे हिसाब से कि आगे जाके भी इंडियन आईटी सेक्टर एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही प्रेशर में रहेंगे। और जैसे आपने बोला यार किसी को समझ में नहीं आया, तो इनके मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो अगर समझ में आता तो सर हम लोग इतना वेट नहीं करते। हम लोग उनको लगा था ये लोकल ट्रेन है, आ रही है, आएगी तब देख लेंगे, टीसीएस सब समझ रहे थे। ये निकली बुलेट ट्रेन, आगे आगे पता भी नहीं चला इनको। और अभी ऐसी हालत है कि अब हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अभी वो कवर अप में सर इतना जल्दी नहीं होता है, पूरा मॉडल रीसेट हो रहा है। अब मॉडल रीसेट होने में टाइम लगता है। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां 6-6 लाख एम्प्लॉयज लेके बैठे, तो टाइम तो लगेगा। तो अभी इसमें आपको, जब हम लोग ने ऑलरेडी हमने सेक्टर्स की बात की, वहां विजिबिलिटी है, तो हमें ऐसे सेक्टर में क्यों जाना है जहां विजिबिलिटी की हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला है। अब बोलो कि भाई नीचे मिल रहे 20 के पी पे मिल रहे, हु टोल्ड के 20 पी इज अ गुड पी टू इन्वेस्ट, ऐसा कि कहीं लिखा नहीं है। तो
ये कंसोलिडेट होंगे, मुझे अभी भी लग रहा है 1-1.5 साल नीचे रहेंगे या तो ऊपर आएंगे, तो वापस नीचे जाएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन प्योर प्ले नहीं है ये आईटी अभी। अभी हाँ, अगर आप एआई स्पेसिफिक बोले तो मैंने जैसे बोला मोशी पे सेमीकंडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क टेक्नोलॉजी वो एक ठीक लग रहा है, लेकिन वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है इनके, तो मैं ये इस लेवल पे नहीं बोलूंगा, वो बाय ऑन डिप्स कैटेगरी में आता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। और क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर टाइम Y2K आया, .com बोला, ये आईटी ने रिकॉर्ड किया, नहीं, ये एआई कुछ अलग चीज है। अगर एआई इतना बड़ा नहीं होता ना सर, इतना बड़ा समिट भी नहीं होता। आप समझो, पूरी गवर्नमेंट इतना बड़ा समिट किया, यानी ये खौफ बड़ा है, ये फेस ऑफ कर रहे हैं। इन शॉर्ट आईटी इंडस्ट्री को बचा रहे हैं कि भाई सेल ऑफ ना आ जाए। एक्चुअली ये फेस ऑफ है, नहीं तो अंदर हालत बहुत खराब है। और मैं पीछे कई टाइम से बोल रहा हूं, तो यू हैव टू बी अवे, थोड़ा साइड लाइन्स पे रहो, और डोमेस्टिक जैसे मैंने बात की ना, वहां फोकस कीजिए, ज्यादा यहाँ करने की जरूरत नहीं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो मॉस्टिप और नेटवेब ये दो कंपनियां हैं जो कि एआई में आप सोच सकते हैं जिनके बारे में, लेकिन फिलहाल नहीं, क्योंकि महंगी हैं, काफ़ी ज़्यादा चली हुई हैं, तो थोड़ा गिरावट पर अगर मिलती हैं। जी बोलिए। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। Please, देखिए, please. यहाँ पे हम लेट्स नॉट बी एनी गवर्नमेंट स्पेसिफिक, लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। अ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट जॉब्स, और इसके बेस पर दिस इज ऑलवेज, मतलब मैं किसी भी गवर्नमेंट लेकर के बात नहीं कर, मैं इस चीज को क्लियर करना चाह रही हूँ। एंड दिस ऑलवेज द प्रायोरिटी गवर्नमेंट दैट दे विल प्रोवाइड जॉब्स विद इन द कंट्री, सो दैट वो होता है ना, पलायन ना, बाहर लोग ना जाए, और अपने यहाँ पर उतने रिसोर्स जनरेट हो। जितनी भी करोड़ की नौकरियों की बात की गई, संदीप जी, दिख रहा है, इट्स अ बिग फियर। आईटी इंडस्ट्री वाज समथिंग जो कि मिडिल क्लास में बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड करती थी। एमएसएमईज, स्मॉल एमएसएमई और एसएमईज ऑलरेडी एक्सपोर्ट की वजह से बहुत, मतलब मैं फिर से बोल, नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं गवर्नमेंट ट्रक से बात कर रही हूँ कि उनके लिए दृश्य कैसा लग सकता है। तो ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउस बंद हुए हैं, छोटे छोटे जो वो वाले बंद हो गए, वहां पर जॉब्स कट हुए। अभी अगर एआई वाला कदम इस तरह से आएगा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास खोने के लिए सिर्फ जो हम लोग, जो हमारा टाइम मार करके जो अर्न करते हैं ना, दैट वाज द ओनली थिंग। तो वहां पर अगर जॉब होते हैं, विच इज वेरी लाइकली, अभी उन्होंने बोल तो दिया है, मतलब टीसीएस के जो स्पोक पर्सन, उन्होंने तो, चेयरमैन, उन्होंने तो बोला कि नहीं, इसका AI is nothing to do with the job reduction, but it is। मैं फिर से एक एग्जांपल मतलब एग्जांपल नहीं जाते, सबको मालूम है ये चीज का। तो कहीं ना कहीं अगर ये होता है, अगर ये बबल बहुत जल्दी से बस्ट होगा, ये तो पता है। अगर इसमें इनएक्टिविटी अगर गवर्नमेंट प्रोस्पेक्ट से दिखी, तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग कंसर्न फॉर, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकल, मैं वही बोल रही हूँ कि उसको अभी भी लोग उस चीज से कनेक्ट करना, बट द रियलिटी इज कि अगर उतनी जॉब क्रिएट नहीं हुई और जो पहले से वो चली जाती हैं या कम हो जाती है, तो ये एक प्रॉपर्टी कंडीशन गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है। अभी ये कोई भी गवर्नमेंट होती है तो उसके सामने भी ये बड़ी चुनौती होती है। सो यस, दिस इज समथिंग रियल बिग फ्रॉम दी एस्पेक्ट कि हमें कितना कमाएंगे कि खोएंगे, डेफिसिट, वो सब अलग है। जॉब्स का प्रोडक्ट, जॉब्स जनरेट करना, और जो रिडक्शन, एक तो हमको जनरेशन हमको करनी थी, कुछ चीज थी, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, और वो भी उस सेक्टर से जहां पर इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन लगा हुआ है। अगर हम देखें तो सारा पब्लिक का क्राउड, अगर आप देखेंगे, माइंडफुल मोस्ट बहुत बड़ा माइंडफुल क्राउड आपका लगा हुआ है, उनके लिए क्या करेंगे आप, मतलब कुछ बचता नहीं है। सो इट्स अ ट्रिगरिंग कंडीशन। मुझे तो लगता है अगर ये हो रहा है, तो आने वाले समय में ये एक बड़ा जंप हम और देखेंगे कि इंडियन मार्केट में ट्रेडर्स और आएंगे। मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ संदीप जी, ट्रेडर्स और आएंगे। सच में बड़ा है ये। और इनफैक्ट मैं ना, तपन सर, आप भी कह रहे हैं ना कि अगर इतना बड़ा नहीं होता तो इतनी बड़ी एआई समिट नहीं हो रही होती। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था सर, मैं वो डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, आई डेंट वांट टू बी बेरिश, लेकिन सर अब डिस्कस करना जरूरी, क्योंकि बातचीत आई गई है वहाँ तक। तो कल मैं इन्फोसिस के चेयरमैन जो है ना सर, नंदन नीलेकणी जी, उनका एक कमेंट पढ़ा था, जो ये कह रहे थे कि इस एआई की वजह से 90 मिलियन जॉब्स रिस्क पर हैं। 90 मिलियन मतलब 9 करोड़ नौकरियां जाने की कगार पर हैं। और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि एआई जो आईटी बिजनेस है ना,
उसको इस तरह से रीशेप कर रहा है जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। नो टेक रेवोल्यूशन हैज़ डन बिफोर, मतलब पहले ऐसा जितने भी बदलाव हुए हैं, जो भी इंडस्ट्री में चेंजेस आए हैं, इस बार का जो बदलाव है, जो एआई जो डिस्ट्रप्शन ला रहे हैं ना, ऐसा बदलाव या फिर ऐसा इंपैक्ट आज तक नहीं देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि 9 करोड़ नौकरियां तो रिस्क पर हैं ही हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही, ओवर 90 मिलियन जॉब्स उन्होंने कहा है। 4 मेन एरियाज हैं सर आईटी के, उन्होंने जो बताए हैं, जहां पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जहां पर नौकरियां ज्यादा रिस्क पर हैं। मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला है, एक तो फ्रंट एंड डेवलपर्स, दूसरा QA टेस्टर्स, तीसरा आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट और चौथा ब्लॉकचेन डेवलपर्स। ये 4 तरह की नौकरियां हैं जो कि ज्यादा रिस्क पर हैं, और टोटल मिलाकर इंडस्ट्री में जो नंबर उन्होंने बताया वो 9 करोड़ से ज्यादा का है। तो सर, क्या आईटी इंडस्ट्री बड़ी गिरावट की ओर ब्रेस कर रही है? ये देखिए, 100% मैं एग्री करता हूँ, और बहुत ही कम जो फाउंडर होते हैं वो इस तरह से बात कर रहे हैं। नहीं तो 2 साल से आप देखें तो 3 साल से, जैसे हमने बताया कि टीसीएस इन्फोसिस ने परफॉर्म नहीं किया, जबकि हर क्वार्टर में मैनेजमेंट में आके बोलता है सब सही है, सब चल रहा है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स इतने हैं, तो भाई आपके स्टॉक क्यों नहीं चले? द रीजन वही है कि उनको भी अंदर से पता था, लेकिन कहना कि वो बोनस और बायबैक डिविडेंड अपने टीसीएस टाटा सन को देने में लगी थी, इन्फोसिस अपने फाउंडर्स को देने में लगी थी, उसमें ही ये रह गया और उन्होंने एआई में इन्वेस्ट नहीं किया। अब रही बात ये जो आपने बताया, वो बिल्कुल मैं एग्री करूँ, क्योंकि लोअर में जैसे व्हाइट कॉलर जॉब हो, फिर आपका कहते हैं ना कि जो जैसे आपने बताया जो अलग अलग सेगमेंट, वहां इम्पैक्ट तो बहुत ही बड़ा है। लेकिन हो सकता है कि 1 आध साल 1.5 साल में, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने पर वहां ये सब कंपनियां लगेगी, और 1-1.5 साल में कहीं ना कहीं थोड़ा शिफ्ट होगा इस सेक्टर से, आईटी सेक्टर से कहीं और दूसरे सेक्टर में जहां हम लोग बोल रहे हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बातें ज्यादा चल की, ईएमएस सेक्टर या वैसे जहां जॉब अपॉर्चुनिटी खड़ी रहे और थोड़े आईटी में से वहां शिफ्ट हो। वो गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग, उनके पास सब डेटा होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर पुशिंग दैट, कि क्योंकि वो एक ऐसा सेगमेंट है जहां ज्यादा लेबर की जरूरत है। ईएमएस को क्यों प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि अगर वहां वो सेक्टर बढ़े तो वहां लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग हब अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो शायद आईटी से वहां जाएंगे। लेकिन ये तो मैं भी मानता हूं कि जिस तरह से नंदन जी ने बोला है, वो चांसेस पूरे है कि वो होंगे। इसमें होता क्या है कि मार्जिन प्रेशर बढ़ जाता है, और इसमें जो कहते हैं ना कि पहले हम लोग डिमांड कर सकते थे, वो अभी मार्जिन डिमांड नहीं कर पाएंगे हमारी आईटी कंपनीज। तो आईटी कंपनीज को तो प्रॉब्लम है, आईटी कंपनीज कभी चली नहीं जाएगी, देखो वो रहेगी, लेकिन कंसोलिडेट करेगी या तो और गिरेगी, और उनकी पी डी रेटिंग होती। और फिर 2 साल बाद हमें पता चलेगा धीरे धीरे कि जब एम्प्लॉयज थोड़े निकल जाएंगे, पूरा स्टेबल होगा, एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर बन जाएगा, फिर हमें पता चलेगा इसमें से विनर कौन है, और फिर आपको वो विनर में इन्वेस्ट करना है। 1.5 साल तक हमें पता ही नहीं चलेगा विनर कौन आएगा। तो ये एक फेज है जो कंसोलिडेशन फेज है, और थोड़े आईटी में से एम्प्लॉयज कहीं और जाएंगे, मे बी मैन्युफैक्चरिंग वहां जहां एब्जॉर्ब होगा। तो गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट आई थिंक, लेकिन थोड़ा डिले हो गया है, बट लेट्स सी, होपफुली थिंग्स विल बी सेटल्ड। बात चली थी कि एफआईज ने कहा 1 से 15 फरवरी के दौरान इन्वेस्ट किया है, हमें वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और बात पहुंच गई कहां नहीं इन्वेस्ट करना है या फिर कहां से दूर रहना है। लेकिन एफआईज कहां से दूर रहे हैं, या एफआईज ने कहां पे बिकवाली करी है पहले पखवाड़े में, यानी कि पहले फोर्टनाइट में 1 से 15 फरवरी के दौरान, वो डाटा भी आप देख लीजिए एक बार। टेलीकॉम में उन्होंने बिकवाली की है, 106 करोड़ की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेचे हैं। एफएमसीजी यानी कि खपत वाला, ये जो कंजम्पशन वाला प्ले है, वहां पर बेरिश होते हुए दिखे हैं वो। उसके अलावा फार्मा और आईटी, जो डिफेंसिव प्ले है ना पूरा, एफएमसीजी, आईटी, हेल्थ केयर, ये सारा बिकता हुआ दिखा है, और ज्यादा फोकस जो है ना वो ग्रोथ वाले सेक्टर्स पर लौटता हुआ दिखा है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, या फिर मेटल माइनिंग हो। तपन सर, जल्दी से एक मुझे इस पे रिएक्शन दे दीजिए। ये जो कंजम्पशन वाला प्ले पिटता हुआ दिखा, आईटी तो चलो ठीक है, बिकवाली हुई है, इसी वजह से आईटी गिरा भी है पिछले हफ्ते पूरा। तो इनमें से सर कौन से सेक्टर्स पर आप ज्यादा कॉशियस हैं? ये देखिए, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हुआ क्या है कि ग्रोथ नहीं आया जितना एक्सपेक्टेशन था कि अक्टूबर टू दिसंबर में एक अच्छा ग्रोथ आए। तो आप देखिए मोस्टली अगर एचयूएल देख लें, ऐसे देखो, सब 2 से 6% की बातें कर रहे थे। वो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, मार्केट को चाहिए 15-20% का ग्रोथ। आई थिंक उसमें बहुत ही कम कंपनियां जैसे मैरिको या टाटा कंज्यूमर, कुछ और कंपनीज है जो रियली में परफॉर्म कर रही है, तो वहां निराशा है, और इसलिए आप सेलिंग एफएमसीजी। और एफएमसीजी के अभी भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन ऑन हायर साइड 50 के पी के ऊपर है। अब इस पी पे आप 6% का ग्रोथ है, वो तो नहीं चलेगा। दैट इज व्हाई आई थिंक एक तरह की सेलिंग। और मैं भी एफएमसीजी में, जैसे मैंने 2 स्टॉक के नाम दिए, वहीं थोड़ा मैं बुलिश हूं, अदरवाइज सब जगह बाकी सब में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है।
ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये हो गया पूरा वो डेटा कि एफआईआईज ने पहले 15 दिन में क्या किया है। अब बढ़ते हैं हम खबरों वाले शेयरों की तरफ। वेले मैम, एक बार आप सीआई ऑटोमोटिव ये स्टॉक देखिए, कल इनके बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं। मुनाफा इनका 10% ग्रो किया है, रेवेन्यू में 13% का जंप है, अबिड्डा भी ग्रो किया है, मार्जिन इनके 20 बेसिस पॉइंट कम होकर आए हैं, तो मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन मुनाफे में 10% की ग्रोथ जरूर है। बड़े फ्लैटिश काइंड ऑफ नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? अगर नतीजों को जोड़ के कोई एक्शन बन सकता है शेयर में आज, तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि दिन के अंदर एक्चुअली ये 440 के आसपास और 430 इस रेंज में ना चाहिए। व्हेन टॉकिंग इट इज टू 460, तो थोड़ा सा जाएंगे तो बेहतर है। डिस्काउंट पर खरीदिए, बहुत लंबा कंसोलिडेशन वगैरह एवरीथिंग इज डन हियर। अभी टाइम है कि हमें सस्ते में खरीदे और थोड़ा सा मिड व्यू लेकर चले। मतलब नहीं है कि खरीद के वी शेप में ऊपर जाने लगा, वो वाला एक्सप्रेशन मैं नहीं लगा रही अभी। बट यस, 440 इज द रेंज वी कैन लुक फॉर एज लॉन्ग। अगर है तो थोड़ा सा रुक जाए, इस होल्ड पोजीशन रख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा आपका 405 पर 4-5 का मेंटेन करके। एक्सपेक्टेशन हम रखे इसकी कम से कम 490 से लेकर के 525 तक तो जा सकता है। तो ये दो टारगेट तो दिखते हैं, लेकिन खरीदिएगा सस्ता। इस मार्केट में महंगा कुछ मत खरीदिए इतना, तो मैं एक स्टेट तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब ब्रॉडर मार्केट में थोड़े सेंटिमेंट्स ब्लैंकेट पे थोड़ा सा अगर सबको लेके चल रहे हैं, तो ब्रॉडर अच्छे स्टॉक्स के भी सेंटिमेंट थोड़े समय के लिए दबा देती है, तो उस चीज को आप समझ के चलिए। बेशक कंपनी फाइनेंशियल ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है, कंपनी सेक्टर से भी सस्ती मिल रही है, प्राइस भी आपको ठीक लग रहा है, लेकिन आपकी ब्रॉडर मार्केट गिरना तो बहुत कुछ स्टॉक से होते हैं जो उसमें भी हो जाते हैं, उसमें से ये तो नहीं है। तो आप ये मान के चलिए ज्यादातर स्टॉक्स गिरते हैं, तो जब इस थ्योरी पे काम करेंगे तो आप अच्छी बैंक ढूंढ पाएंगे। ठीक है, ओके। तपन सर, एबीबी इंडिया जरा इसको देखिए, कल इनके भी बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं। ये कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं, इसलिए इनके चौथी तिमाही के नंबर्स आए हैं। तो मुनाफा इनका सर 18% घटा है, रेवेन्यू में 5.6% का जंप जरूर था, लेकिन अबिड्डा पे प्रेशर था और मार्जिन भी घट कर आए हैं। जितना बाजार मान के चल रहा था उससे भी ज्यादा घटे हैं। 16% बाजार का एक्सपेक्टेशन था, 15.3% के मार्जिन आते हुए दिखे हैं। तो सर नंबर्स जो आए हैं ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो जैसा बाजार का एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर नंबर्स आए हैं, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कल इन नंबर्स के बाद आई है यूबीएस की, जिसने न्यूट्रल रेटिंग रखी है और 5,310 रुपये का टारगेट दिया है। तो 5,720 के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ, 5,310 का टारगेट आया है। तो सर आपका व्यू सर नंबर्स के बाद और इस ब्रोकरेज की रिपोर्ट के बाद? नहीं, मेरा ऑनेस्टली तो रिजल्ट अच्छा नहीं था ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा अच्छे थे इसके साथ। और एबीबी एज ने आउट परफॉर्म पहले हुआ था, लेकिन बाद में एक अच्छी गिरावट है। लेकिन वापस अगर आप देखें तो पिछले महीने में वापस तेजी, अब वो तेजी आने के बाद जिस तरह के रिजल्ट दिया वो अच्छा नहीं था। और मुझे लग रहा है कि एबीबी इज अ गुड कंपनी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आई थिंक हमें एक आध क्वार्टर थोड़ी राह देखनी पड़ेगी इसमें एंटर करने के लिए, क्योंकि ये सेक्टर अगर देखा जाए तो बहुत डिमांड में। मैं अहमदाबाद में हूँ, ये एबीबी और ये सब बड़ौदा में होते हैं, सभी कैपिटल गुड्स कंपनियां, यानी अगर आप हिटाची ले लो, एबीबी, सीमेंट्स, अगर। और मेरी बात भी होती है, काफी सारे वहाँ कंपनीज हैं जो काम करते हैं उनके, तो वो बोलते हैं कि ऑर्डर बुक यानी अच्छे खासे ऑर्डर बुक है। और दूसरे क्या है कि अगर रिन्यूएबल सेक्टर चलता है तो ट्रांसफॉर्मर से लेकर ये जो डिमांड होती है इन सब कंपनियों में ये लोग माहिर है, तो उनको ऑर्डर बुक अच्छी है। लेकिन इनका प्रॉब्लम आ रहा है एग्जीक्यूशन नहीं है, स्किल लेबर्स नहीं मिले, तो वहां एक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एक आध क्वार्टर राह देखनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी अच्छी है, लेकिन मुझे इस लेवल पे मुझे महंगी लग रही है। 72 के पीए, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। वीएलए मैम, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा देखिए, आज इनकी बोर्ड बैठक है, पूंजी जुटाने के ऊपर ये विचार करने वाले हैं। आपकी राय जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर? एक सेकेंड, मैंने वैसे एस कंस्ट्रक्शन की बात की थी, तो आज हो सके तो इन्वेस्टर्स को उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, इन्वेस्टर्स को ओनली। और जस्ट मतलब उसको जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से पहले इस पर एक व्यू देना चाहती हूँ कि ये स्टॉक आपको धीरे धीरे एस कंस्ट्रक्शन जितना हो सके 800 के आसपास लेने की कोशिश करिए। माइनिंग की जब बात की है तो माइनिंग और जितने भी कैपेक्स गुड्स है, इंडस्ट्रीज है, उनमें इनके प्रोडक्ट बहुत जाते हैं, तो इसकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। इस बात के
इन साइड से हम इसमें पैसा लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म से भी बोले या फिर मिड टर्म से भी, करंट प्राइस से भी मिड टर्म का एक व्यू बनता है। लेकिन अभी 870 पर है, हो सके जितना थोड़ा सा वेट करिए, 800 के आसपास खरीदिए, बेटर बाइंग मिलेगी। आपने जेएसडब्ल्यू के लिए ऊपर सवाल पूछा था। जी। मुझे तो ये अभी भी आई लाइक टू कंटिन्यू विद माय प्रीवियस व्यू। मैं इसको 230 के आसपास, 235 230 अभी भी देख पा रही हूँ। मैं थोड़ा बहुत पुल बैक अवॉइड करूंगी संदीप जी, जहां तक हो सके मेरी कोशिश होगी कि अच्छे स्टॉक्स में अच्छी बाइंग मिले। तो मेरे लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए अच्छी बाइंग का वो रेंज 230-35 के पास में है। यहाँ पर हम बिल्कुल इसको एक्टिवली एक मिड टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से खरीद सकते हैं। बट अभी मुझे महंगा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। इन माय ओपिनियन वेट फॉर अ कपल ऑफ वीक ऑल्सो, कम से कम 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता और रुक जाओ, ताकि आपको ये 230 का भाव मिल जाए। अब इसमें मैं ये भी बोल रही हूँ कि 2-3 हफ्ते में ही हो सकता है कि स्टॉक और वीकनेस की तरफ कंटिन्यू करे। ठीक है, ओके। इस बीच आपको बता दूं, बाजार खुल गए हैं। बाजार कमजोरी के साथ खुले जैसा एक्सपेक्टेड था, लेकिन कमजोर खुलने के बाद लोअर लेवल से कुछ रिकवरी भी साफ तौर पे दिख रही है। 25,454 ये लेवल था जहां पे कल हम बंद हुए थे। 25,406 का लेवल है जहां पर हम खुले। उसके बाद हमने 25,386 यानी कि 25,400 का लेवल भी नीचे की तरफ तोड़ा है, लेकिन बाद में लोअर लेवल से रिकवरी भी आई। और आप देखिए शार्पली पिछले 2 मिनटों में ही निफ्टी में 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी होगी, क्योंकि 25,386 ये हमारा लो है और 25,485 के आसपास के लेवल्स मैंने स्क्रीन पर बनते हुए देखे हैं। 25,485.85 ये लेवल है जहां तक निफ्टी ऊपर गया था। तो लोअर लेवल से कुछ 100 पॉइंट के आसपास की हमने रिकवरी भी बनती हुई देखी है। तपन सर, ये लोअर लेवल से कुछ कोशिश हो रही है, जैसे आप कह भी रहे थे कि कल इतना बड़ा सेल ऑफ आया था, आएगा ऐसा कोई मान के चल रहा था, तो कल ज्यादा बिकवाली होगी, इस वजह से थोड़ा लोअर लेवल्स पे कहते हैं ना कि बॉटम फिशिंग या फिर थोड़ा लोअर लेवल्स पे कुछ खरीदारी की कोशिश हो रही है। मेरा सवाल ये नहीं है कि सर नीचे में खरीदना नहीं खरीदना, क्या ये सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि 2 दिन का वीकेंड हमारे सामने खड़ा है। ये देखिए, क्योंकि वीकेंड खड़ा है तो जैसे पता है कि सब पोजीशन अपनी वीक करते हैं, और यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी बाइंग है कि कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, इवन नीचे के मूवमेंट भी नहीं आएगा अनलेस ईरान और यूएस का कुछ हो। क्योंकि देखो न्यूज है, पहले से ही है, ऐसे नहीं है कि ये अभी आई है तरत। और प्रॉब्लम था कल हमने ज्यादा रिएक्ट किया, तो मुझे लग रहा है कि यही वही घूमेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, ओके। तो कुछ स्टॉक्स की बात करें जहां पे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है, उसमें एबीबी इंडिया देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कुछ पैरामीटर्स पे नंबर अच्छे हैं, और बाजार देखिए 4% की मजबूती के साथ रिवॉर्ड करता हुआ दिख रहा है नंबर्स के बाद एबीबी इंडिया को। और टाटा इन्वेस्टमेंट कल आप देखा था 6.5-7% ऊपर था, आज भी करीब 2-3% के आसपास की मजबूती के साथ ही यहाँ पर कारोबार की जो शुरुआत है वो हमने बनती हुई देखी है। एक तपन सर, स्विगी पे आपकी राय दीजिए। स्विगी ने क्या किया है कि अपना जो 15 मिनट का फूड ऐप है स्नैक के नाम से, SNACC, ये इन्होंने बंद कर दिया है। कंपनी घाटे में थी जिस वजह से इसको बंद किया गया है। इसको जब लॉन्च किया गया था तो घर जैसा खाना, बिना ब्रांड का खाना देने का जो एक मकसद था ना, उसके तहत इसको शुरू किया गया था। अब अच्छी बात यह है कि लोगों को नहीं निकालेंगे जो भी इसमें काम कर रहे थे, कह रहे कि जो स्टाफ की भूमिका है उसको बदल देंगे, क्योंकि इनका अभी जो कुल मिला के फोकस है वो सेवाओं के ऊपर है, और जो फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनी की उसके ऊपर ज़्यादा है, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। यानी कि घाटे वाला बिजनेस है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं होगा, इनके रोल बदल दिए जाएंगे, बाकी दूसरे जगह इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। स्विगी को लेकर सर आपकी क्या राय है? अभी हम थोड़ी देर पहले कंजम्पशन की बात कर ही रहे थे। नहीं देखिए, स्विगी बात कर लो या इंटरनल बात करो ना, प्रॉब्लम एक ही जो अभी इन्वेस्टर को अच्छी नहीं लग रही है कि ये अपना जो ब्रेक इवन का जो पॉइंट है वो डिले करते जा रहे हैं। अभी बोल रहे कि और 8 महीने या कहते हैं 9 महीने, साल लगेगा। और जो इंस्टामार्ट, हम लोग यहाँ स्विगी के लिए इंस्टामार्ट की बात करें, इंटरनल के लिए ब्लिंकिट की बात करें, वही अभी देखे तो वही जो ग्रोसरी बिजनेस है वही सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। अभी वहां इनका लॉस वाइड होते जाए, इसलिए अभी देखिए ये भी एक सेगमेंट स्विगी बंद कर रहा है। देखो तो एक ना एक दिन क्या होता है कि इन्वेस्टर का पेशेंस छूटने लगता है, और अभी दोनों कंपनी में वो हो रहा है। प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे, लेकिन देखो अगर वो प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ थोड़ा कॉशियस रहूंगा। कमेंट्री जो लास्ट टाइम थी दोनों कंपनी की मुझे इतनी जची नहीं, और अभी भी रोड मैप क्लियर नहीं देखा है। क्योंकि अगर आप देखो तो जो ग्रोसरी बिजनेस, जो फास्ट डिलीवरी बिजनेस में है ना, अब तो जेप्टो आ गया, अमेजोन आ गया, जियो मार्ट है, सब बिग बास्केट है, जबरदस्त कंपटीशन है, यानी 10 मिनट में सभी डिलीवर कर रहे हैं। अब ऐसे लेवल पे आप प्रॉफिट कहां से कमाओगे? तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ कंज्यूमर इज द किंग, नॉट द कंपनी इज द किंग। अब जब ऐसा होता है कंज्यूमर इज द किंग, यहाँ ज्यादा हो रहा है और प्राइसिंग पावर नहीं है, तो ऐसे कंपनी में थोड़ा आप थोड़ा कॉशियस रहिए।
इन्वेस्ट तभी करें जो अगर आप रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हैं। बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं आप। वेले मैम, कल खबर आई थी कि मार्च सीरीज जब शुरू होगी ना, तब कुछ 18 कंपनियां हैं जिनके ऊपर 15% का अतिरिक्त मार्जिन लगेगा। जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होती है, उसके हिसाब से जो कंपनियां टॉप 10 में रहती हैं या फिर टॉप 20 में रहती हैं, उनके हिसाब से इनके ऊपर ये मार्जिन लगाने की बात की गई है। इसमें बड़े बड़े प्रोमिनेंट नाम हैं, आपके सामने ये पूरी लिस्ट जो आप स्क्रीन पर चलती हुई देख रही हैं, उसमें वोडाफोन आइडिया तो है ही है। तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के हिसाब से ये जो पूरा फैसला है वो लिया गया है, जिसमें 15% एडिशनल मार्जिन अगर आप इन सारी स्क्रिप्ट्स में ट्रेड करते हैं तो आपको चुकाना होगा। इसका इम्पैक्ट आप क्या देखती हैं? स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी मुझे लगता है थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाएगी, नंबर वन। कम हो और जाएगी? दूसरा, यस, वॉलेटिलिटी, क्योंकि कम, अब इतना ही है कि इसका इम्पैक्ट नटशेल में वॉलेटिलिटी, पहला इम्पैक्ट तो मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी कम मतलब होगी। और कुल मिला के सारी चीजें वॉल्यूम कम करने की तरफ हो रही है, या फिर पूरे जो सौदे हैं उनको मिनिमाइज करने की तरफ हो रहा है सब कुछ? आप ये कह सकते हैं, या फिर वॉल्यूम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी जो वोलेटिलिटी को करता है ना, तो फ्रीक्वेंसी भी मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी, क्योंकि आप एकदम से कम पैसे में पहला पैसे एक नहीं, ठीक है चलो वो नहीं बोलते, लेकिन मार्जिन्स बढ़ने से जो पूरा और एक ओवरऑल इम्पैक्ट है, फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम दोनों पर इम्पैक्ट आता है। तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, वॉल्यूम्स थोड़े से कम होते हैं, यस। तो अभी फिलहाल के लिए इन स्टॉक्स में एक ओवरऑल असर अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। बाकी रही कोई स्टॉक जैसे कि समान कैपिटल है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 155 150 के आसपास से 153 पर आ जाती है, तो जितना हो सके 150 के आसपास खरीदारी का व्यू बना सकते हैं। लिस्ट बड़ी है तो एक एक स्टॉक को डिस्कस अभी नहीं कर पाएंगे, बट नहीं यस नहीं। देयर आर सम स्टॉक जो कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, जिनके फाइनेंशियल्स ठीक हो, उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। तो सम्मान कैपिटल इज काइंड ऑफ वन कंपनी जो कि 150 पर मुझे ठीक लगती है, अभी 153 पर है। जब भी 150 के आसपास आए, सेक्टर से सस्ती रहेगी, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, तो और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट अभी जो रियलिटी सेक्टर है काफी गिर चुका है। तो हालांकि तो इसमें एक अपसाइड की मूवमेंट के एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग यहाँ पर कम से कम अगर 150 पर मिलता है, सो 165 180 के भाव के लिए हम इसमें एंट्री बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 140 एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल। मतलब अगर 140 हिट हो जाए तो छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि फिर ये 100 रुपए तक 110 तक का रास्ता दिखेगा। ठीक है। तपन सर, क्लाइंट कंसंट्रेशन जो होता है ना, ये मेन मुद्दा है जिस वजह से इनके ऊपर जो मार्जिन्स है ना वो बढ़ाने की बात की गई है। तो मेरा सवाल इंडस टावर्स को लेकर है सर। इंडस टावर्स हमने देखा है कि आई थिंक 53 लाख शेयर ऑलरेडी भारतीय एयरटेल की ओर से, जो कि इनकी प्रमोटर है, वो इस फरवरी महीने में 5 फरवरी के बाद से एक्वायर कर चुकी है। स्टॉक चल भी चुका है। अब इस तरह की अगर न्यूज़ आ रही है तो आपके हिसाब से, अगर आपको किसी को राय देनी हो, आपके जो मेंबर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको आप क्या राय देंगे इंडस टावर्स पर? देखिए, इंडस टावर हमें भी पता है कि क्योंकि ये भारतीय एयरटेल स्टेक बढ़ा रहा है धीरे धीरे, तो उसके वजह से अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। एक ही जो नेगेटिव पॉइंट हमेशा रहा है इंडस टावर का, कहीं ना कहीं हमें वोडाफोन आइडिया का भी इसमें भाग है। तो कुछ भी वोडाफोन आइडिया को इम्पैक्ट आता है तो इंडस टावर को डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, तो वो एक थोड़ा नेगेटिव। अदरवाइज कंपनी में हमें भी पता है कि टावर बिजनेस और चलेंगे आगे जाके, जिस तरह से 5G स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है तो और डिमांड रहेगी, और रेवेन्यू ग्रोथ भी अगर देखें तो डिसेंट होगा 6-7%। लेकिन इस लेवल पे मुझे ऑलरेडी ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, तो इस लेवल पे तो मैं ना बोलूंगा, थोड़ा वेट कीजिए। नीचे आता है फिर आप बाय ऑन डिप्स रखेंगे, 10-15% नीचे आता है फिर आप बाय करने का सोचे इस लेवल पे नहीं। लेकिन वोडाफोन आइडिया को हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि वहां कोई खराब न्यूज इंडस्ट्री वापस गिर जाएगा। ठीक है। अच्छा तपन सर, एक बार में वो लिस्ट दिखा दीजिए। इस लिस्ट में मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सारे स्टॉक्स मुझे बताइए, एक दो अच्छे नाम जो आपको लगते हैं, भले ही यहां पर या फिर थोड़ा नीचे, जैसे आपने कहा इंडस टावर 10-15% नीचे मिल जाए, इस लिस्ट में अच्छे नाम जो आपको लग रहे हैं, एक दो नाम अगर आप वो बता सकें। नहीं, देखिए, इस लिस्ट में आई थिंक इफ यू वांट टू गो, आई थिंक डीएलएफ एक अच्छा है। बंधन बैंक आप अभी रख सकते हो कि थोड़ा अभी ऊपर आ रहा है, तो डीएलएफ, बंधन बैंक और आई थिंक एलआईसी हाउसिंग भी मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज काफी रीजनेबल है। तो ये 3 स्टॉक मैं ध्यान में रखूंगा अगर किसी को लेना है तो। डीएलएफ, बंधन बैंक और एलआईसी हाउसिंग। यस। ओके, तो इसमें हम मैडम का समान कैपिटल भी जोड़ लेते हैं, तो 4 शेयर आपके सामने आ गए इस पूरी लिस्ट में जो अच्छे लग रहे हैं फिलहाल पे, या फिर थोड़ा सा नीचे अगर आपको मिल जाते हैं तो इन स्टॉक्स पर आप जरूर नजर रख सकते हैं। तो एक मन्नापुरम भी है। मन्नापुरम भी है इसमें, ठीक है, मतलब हाउसिंग फाइनेंस वाली जो बेसिकली कंपनीज हैं।
हाँ, और कोलेट्रल बेस्ड है मनापुरम, तो काइंड ऑफ सेफर रहती है इसकी, सेफ मतलब इसके बिजनेस है। एकदम से। यस। ठीक है, ओके। तो 4-5 नाम हैं जिन पर आप खास तौर पे नजर रख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ ऐसे शेयरों की तरफ जहां पे एक्शन ज्यादा है या फिर दिन के दौरान एक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। मूव करते हैं हॉट स्टॉक्स की तरफ। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी लाइमलाइट में हैं, लेकिन ब्रोकर्स के रडार पर कौन से शेयर आए हैं या फिर ब्रोकर्स की रिपोर्ट जो आई है उनके दम पर कौन से स्टॉक्स ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं दिन के दौरान, उनको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। नरेंद्र बताइए, ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक आए हैं? जी शुक्रिया संदीप। ब्रोकर्स की अगर बात करें तो नुवामा ने डाबर पर बाई की रेटिंग दी है और 605 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा एचएसबीसी ने आईटीसी पर होल्ड रेटिंग देते हुए 360 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं मैक्वारी ने यूएसएल पर अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और 1350 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा नुवामा ने एबीबी पर रिड्यूस की रेटिंग दी है और 4,620 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा इन्वेस्टेक ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर बाय रेटिंग इनिशिएट की है और 146 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तपन सर, मुझे ना आप सिगरेट स्टॉक्स के ऊपर आपकी राय दीजिए। ये एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है, 360 रुपये का टारगेट है। कल एक यूबीएस की रिपोर्ट आई थी, 420 से टारगेट घटाकर 395 किया था, लेकिन अभी भी आप आईटीसी का प्राइस दिखाएंगे ना, ये 360 भी मौजूदा दाम से आपको ऊपर नजर आएगा, 395 भी अपसाइड ही दर्शा रहा है। तो 326 327 वाला आईटीसी आप देखेंगे तो 360 भी ऊपर है, 395 भी ऊपर है, जो कि कल यूबीएस का टारगेट था। कल बहुत अच्छा चले थे सर। इनफैक्ट कल गॉडफ्रे फिलिप्स में तो 20% का सर्किट ही लग गया था। तो आपके हिसाब से सर, जिस तरह का मूव आ चुका है ये सिगरेट स्टॉक्स में, और जो प्राइस हाइक की खबरें हमने सुनी हैं, चाहे वो आईटीसी की बात हो, चाहे गॉडफ्रे फिलिप्स की या वीएसटी इंडस्ट्रीज की, उसके बाद, इन दोनों चीजों के बाद अब सिगरेट स्टॉक्स को कैसे अप्रोच किया जाए? देखिए सिगरेट स्टॉक्स नो, इट्स नॉट अ कंपाउंडर मशीन, एटलीस्ट आईटीसी नहीं है। गोदरेज फिलिप तो भी ठीक लग रहा है मेरे को। आईटीसी का प्रॉब्लम यही है कि जैसे हमें पता है कि कोई भी बजट आता है या टैक्सेशन का मामला आता है, इनको कहते हैं ना कि ऑक्सीजन पे आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिगरेट पे वापस टैक्स लगेगा और ये बढ़ता ही जा रहा है। ऑफ कोर्स उन्होंने प्राइसिंग बढ़ा दी, यानी एंड कंज्यूमर को भेज दिया, लेकिन मार्केट को ये अच्छी नहीं बात लगती ना कि कोई एक तलवार हमेशा आपके सर पे लगेगी। इनका जो एफएमसीजी है, अभी देखिए उनके प्रॉफिट का 80% प्रॉफिट सिगरेट से आता है, 20% एफएमसीजी। वो एफएमसीजी ट्राई कर रहे हैं ऊपर लाने को, वो हो नहीं रहा है। जो अच्छा था आईटीसी होटल, उसको डिमर्ज हो गया। अभी यहाँ मुझे जो प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म की बात करूं, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूं। लॉन्ग टर्म में मुझे अगर कंपाउंडिंग मशीन चाहिए तो दिस इज नॉट अ कंपाउंडिंग मशीन यहाँ, क्योंकि इफ एंड बट ज्यादा है। तो अगर किसी को लेना भी है तो मेरे हिसाब से यहाँ लेंगे और 360-70 में निकल जाओ, क्योंकि यहाँ क्या होता है, या तो 300 और 400 के बीच में घूमेगा। ये ऐसा नहीं है कि ऊपर भागेगा, अनलेस एफएमसीजी सेगमेंट बड़ा हो जाए, क्योंकि सिगरेट में हमेशा प्रेशर रहेगा। ओके, तो यहाँ उस तरह से मैं देखता हूं, तो इट्स लाइक अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक्स, नॉट अ लॉन्ग टर्म कंपाउंडर। दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म कंपाउंडर, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स भी नहीं, वीएसटी इंडस्ट्रीज भी नहीं? नहीं, गोदरेज फिलिप और वीएसटी कंपेरेटिवली मच बेटर पोजीशन। अगर आप देखो गोदरेज फिलिप में अगर लेना चाहते हो सिगरेट, तो आई थिंक वो एक अच्छा मुझे लगता है, वो डिप में बाय करें, नॉट आईटीसी। ठीक है, फेयर इनफ कि आईटीसी के बजाय आप गॉडफ्रे फिलिप्स या फिर वीएसटी देखें, वो ज़्यादा बेटर विकल्प हैं। वो भी यहाँ पर नहीं, थोड़ा नीचे अगर डिप्स पे मिलते हैं वहाँ पर आप ज़रूर कंसिडर करके चल सकते हैं। तपन सर, क्योंकि आपको 9:30 जाना भी है, एक आखिरी सवाल आपसे सर, ये न्यूजन सॉफ्टवेयर पे क्या किया जाए? 3 दिन में बहुत अच्छा चला, 17 तारीख को 52 वीक लो टच किया, वहाँ से 30% भागा, अब ये 6% नीचे है। वैसे हम बात कर भी रहे थे कि जो जो कंपनियां एआई को लेकर करार कर रहे हैं या जिनका कुछ भी एनवीडिया के साथ, ऐसी किसी कंपनी के साथ नाम जुड़ता है ना, तो वो स्टॉक भाग जाते हैं। न्यूजन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी स्टॉक में हमने काफी अच्छा उछाल देख लिया और आज देखिए 7.5% ये नीचे आ गया। ऐसे स्टॉक्स को, ऐसी कंपनियों को कैसे अप्रोच किया जाए? नहीं, बस देखते रहे, कुछ कीजिए मत, बस वही आए होगी मेरे को। क्योंकि देखिए यार, इसमें क्या है कि आपको पता नहीं है सिर पैर कहाँ है, क्या भाग रहे हैं, कौन ऑपरेटर है। तो जब आपको पता है कि थीम क्या है, कि यहाँ अब ये तो एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है, यानी यहाँ तो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, तो फिर क्यों करे ना, इसमें फंसने के चांसेस ज्यादा है। जितने हमने बहुत सारे अच्छे स्टॉक की बात की, आई थिंक वहां फोकस कीजिए, इसको जाने दीजिए, भागते हैं तो भागने दीजिए, और क्या बोलूं मैं। कोई 1-2 नाम जो आपको अच्छे लग रहे हैं सर, जाते जाते बता पाएंगे आप? अगर दूसरे सेक्टर या आईटी की बात कोई करें, भी सर, किसी भी सेक्टर से। हाँ,
आई थिंक मुझे आई थिंक मैंने पहले भी बोला था, मुझे ईएमएस सेक्टर अच्छा लग रहा है ना। ईएमएस सेक्टर मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी बिटन डाउन सेक्टर है। आगे जाके पीएलआई स्कीम भी बहुत आ रही है, गवर्नमेंट का फोकस है। तो वहां आप देख सकते हो, अभी आप देखो एम्बर हो, केन्स हो या डिक्सन हो, सिरमा हो, ये सब कंपनियां कहीं ना कहीं आई थिंक बॉटम बना चुकी है। तो वहां आप अगर आप फोकस करेंगे तो वहां, और बाकी हॉस्पिटल्स मैंने बोले थे कि हॉस्पिटल्स में भी आप देखिए, अपोलो हॉस्पिटल हो या मेट्रोपोलिस या वो सब हॉस्पिटल देखिए, या तो होटल्स भी अच्छे, इंडियन होटल्स हो, इवन आईटीसी भी एक अच्छा है, आईटीसी होटल भी है, वो भी आप देख सकते हो, लेमन ट्री। तो वहां आप फोकस है, वहां मुझे लग रहा है ग्रोथ ज्यादा सस्टेनेबल। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हॉस्पिटल और तीसरा होटल स्टॉक्स, ये 3 सेक्टर्स हैं जहां पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई है, कोई डिस्क्लेमर सर? जी, आज जो भी चर्चा हुई है उसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। हाँ, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज और हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है। और चलिए, संदीप जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वीएलए मैम, एक बार जरा फोर्स मोटर्स को देखिए। फोर्स मोटर्स आज ही नहीं बल्कि पिछले 2-3 दिन से अच्छा खासा करेक्शन हो गया। अगर मुझे सही याद है, मैं चार्ट पे देख भी लेता हूं, ये शायद 25,500 के भी पार निकल गया था रिसेंटली। आप देखें इसका अगर हाई देखें तो 26,450, अरे 26,000 भी पार किया था। तो अब ये आ गया 23,500 के आसपास। और गिरने दें या फिर अच्छा मौका है अभी ले लें? नहीं नहीं, गिरने दीजिए। ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए। तो और जो अच्छे स्टॉक्स है फिर उनको खरीदने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फंडामेंटली, अच्छा ये 24-26 जब चला भी गया था ना संदीप जी, उस समय भी अपने सेक्टर से सस्ता ही था मल्टीपल्स के मामले में। तो यस, इट्स इज क्वालिटी स्टॉक, लेकिन अभी नहीं उठाना, इसको गिरने दो। जब तक आपका ऑटो सेक्टर की पूरी गिरावट जो मतलब खत्म नहीं हो जाती तब तक मत खरीदिए। टू बी स्पेसिफिक टू दिस काउंटर, अभी लोग ऊपर के भाव पर अगर आप आकर हैं तो चाहें तो निकल भी सकते हैं फॉर नाउ, क्योंकि ये आपको 21,000 के आसपास, 21,500 के आसपास आते हुए लगेगा। और ये मतलब ये बहुत ऑब्वियस नंबर है, इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा, ये तो मतलब बहुत इजीली आ जाएगा। इसके बाद एक बार आप देख लीजिए कि ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में कुछ नया आया है क्या, न्यूज पॉजिटिव ट्रिगर्ड। और आपका ऑटो इंडस्ट्री का जो इंडेक्स है निफ्टी ऑटो, उसको भी जरूर देख लीजिएगा कि अभी किस कंडीशन में है वो। अगर आपको लग रहा हो कि वहां पे अभी और थोड़ी सी वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है फॉर फ्यू परसेंटेज, तो फिर 21,500 पे रुक जाइएगा। 2-4 दिन रहने दीजिए, हो सकता है कि स्ट्रेच होते हुए 20,000 तक भी जाए, बट 21,500 इज समथिंग दैट यू कैन वॉच। ओके, ठीक है, 21,500 तक आप इसे चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। ब्रेन बी सोल्यूशन देखिए मैम, एक बार पिछले 4 दिन से लगातार गिर रहा था। 4 दिन में 270 के आसपास से। वैसे अगर आप एक दिन का और इसमें इजाफा कर लें, एक दिन चला था उससे पहले देखें तो 10 फरवरी को ये 283 रुपये 45 पैसे था। 283 वाला आज का लो है 212 रुपये। 283 से 212 एक तरफा ऑलमोस्ट डिप इसमें आया। आज एक बाउंस बैक आ रहा है। तो 283 से 212 जो गिरावट हुई है 213 तक की, उसको ज्यादा फोकस करें, उसको ज्यादा तवज्जो दें, या फिर आज का जो बाउंस बैक है, ये बाउंस बैक है इसमें पैसा लगाने लायक, भले ही एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से ही? यस, बन तो रहा है और 6% का रिस्क है, रिस्क ज्यादा नहीं है, इसलिए ट्रेड करके छोड़ देना। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको, फाइनेंशियल्स आर नॉट सो गुड, तो इस चीज के साथ आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको ट्रेड करके छोड़ देना है इसको। सो रिस्क हम सिर्फ 6% का लेंगे, जो कि इंट्राडे लो है। पहले रिस्क समझ लीजिए। 211 पर अगर ये आज इंट्राडे में या कभी भी फॉर दैट मैटर अगर निकलता है तो छोड़ देना है। और 226 के पास में 227 हो गया, 226-27 की इस रेंज में हम इसको खरीदारी के तौर पर देख सकते हैं। इसके लिए जो पॉसिबल टारगेट मुझे लग रहे हैं अच्छे खासे बड़े बन सकते हैं, तो 245 का पहला टारगेट आप लेके चले इंट्राडे के हिसाब से। बाकी सर्किट का तो पता नहीं, लेकिन 245 का टारगेट तो आप देख ही सकते हैं। दूसरा 285 और एक्सटेंडेड वे में 320, दैट्स ऑल। और यहाँ पर निकल जाइएगा, पोर्टफोलियो में नहीं रखना है इसको, ट्रेड करना है। और वो भी 6% का रिस्क है और रिवॉर्ड हमारा यहाँ पर कम से कम 25% से ज्यादा का बन रहा है, इसीलिए इस अटेम्प्ट को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए ओवरसोल्ड कंडीशन में स्टॉक है, तो बस नजर में आया और आपने उसको हाईलाइट भी किया, तो फिर यहाँ पर आप अपने ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। पोर्टफोलियो में मत रखना, फिर से बोला है 2-3 बार, जब चीजों को कुछ बताया है, समझाया जाता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस को आई होप कि आप लोग समझेंगे। 2 सवाल, पोर्टफोलियो में नहीं रखना है तो कितना, अगर शॉर्ट टर्म के लिए है कितना व्यू है, और 6% नीचे मतलब क्या 210 212 के आसपास स्टॉप लॉस होगा कहीं?
211 का स्टॉप लॉस है, इंट्राडे का जो लो है 212, आप 211 पर रख के बैठ जाइए। तो ये बस ये जो आज की ग्रीन कैंडल दिख रही है यही हमारा स्टॉप लॉस है, हम इसी में एंटर कर रहे हैं। इसी में हम लोग अगर ये ब्रीच हो जाती है डाउन साइड के लिए तो फिर हम निकल भी जाएंगे। सो 211 इज आवर स्टॉप लॉस, 245 is the first target, 260 you can say is the second, 285 and 320 that's it. These are 4 targets जिसके लिए हम इसको देख सकते हैं। नजरिया भी आपको यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, सिर्फ 2 months का टाइम दीजिए इस इन दी सभी टारगेट्स को, सिर्फ 2 महीने निकल जाइएगा, जो 2 महीने में जितना मिले। तो जब आप कह रही हैं कि पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, तो पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक कितना लंबा होना चाहिए, मतलब कितनी होल्डिंग होनी चाहिए तो आप माने कि पोर्टफोलियो में है, मतलब 1 साल के ऊपर वाला? कम से कम देखिए 9 महीने तो किसी भी स्टॉक को देना चाहिए, क्योंकि 9 Fair महीने से क्या है कि आपको कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट मिल जाता है, कोई न्यूज आई तो उसको उसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके बीच में कुछ एक्शन अगर कंपनीज को या मैनेजमेंट को लेना है तो वो सब हो जाता है। तो 3 क्वार्टर्स एटलीस्ट, मतलब मिड टर्म में भी अगर आप देखें, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में तो ट्रेड ही होता है, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कम से कम 3 क्वार्टर्स शुड बी देयर। ठीक है, 3 बैंक आपके सामने रख रहा हूं, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और आईडीबीआई बैंक। अभी बंधन बैंक की बात तपन सर भी कर रहे थे, तो इनमें से ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा बढ़िया हमको कौन सा लग रहा है, आईडीबीआई, बंधन या इंडसइंड बैंक? ओके, मुझे इन सभी के एक बार देखना होगा संदीप जी, बिकॉज आपने कंपैरिजन पूछा है। हाँ, मीनवाइल मैं चाहूंगी कि फर्स्ट क्राई को ना हमारे मेंबर्स को भी मैं शेयर कर दूं, सो प्लीज अलाउ मी अ लिटिल टाइम, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, ट्रेड तो बनता है इसमें। ठीक है, ओके। इस बीच मैं आपको बता दूं, जो स्टॉक्स ज्यादा एक्टिव हैं, आप मैम अपना टाइम ले लीजिए। इस बीच आप देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट एक बार दिखाइए। टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में कल हमने देखा था काफी अच्छा उछाल था, 13-14% तक की उछला था, आज भी देखिए 6% का अप मूव है। पूरा जो मामला या पूरा दारमदार इस चीज के ऊपर है कि एन चंद्रशेखरन जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टाटा सन्स के, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है माफ कीजिए, उनका अगले हफ्ते एक्सटेंशन के लिए फिर से जो एक व्यू पॉइंट है या फिर जो पूरा एक मामला है वो सामने आ सकता है, और उसमें हो सकता है कि उनका कार्यकाल खत्म होने में अभी 1 साल का समय है, दूसरा कार्यकाल है जो अपना वो टर्म है जो अपने वो अभी निभा रहे हैं, हो सकता है कि उसको पूरा होने से पहले ही 3rd टर्म के लिए भी उनको मंजूरी दे दी जाए। उसके लिए एक ईजीएम कंडक्ट हो सकती है टाटा सन्स की ओर से अगले हफ्ते, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स में निकल के आया था कल, जिस वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट में हमने काफ़ी अच्छा मूव देखा था, और वो मूव आज भी कहीं ना कहीं एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। इसी लिस्ट में आप देखें तो आपको पॉलिसी बाजार भी नजर आएगा, यानी कि पीबी फिनटेक, काफ़ी अच्छा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, आज देखिए 2.5% के आसपास की इसमें बढ़त है, 1500 रुपये के आसपास का लेवल है। ये स्टॉक भी मैं चाहूंगा कि आपसे एक बार डिस्कस करूं, और डेटा पैटर्न्स 3000 के आसपास है, 3% का अप मूव इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज के सेशन में काफी ज्यादा एक्टिव हैं, ये बाउंस बैक शो कर रहे हैं। जैसा मैंने ब्रेन बीस्ट बताया आपको, 4 दिन से लगातार गिर रहा था, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा अब बाउंस बैक कर रहे हैं। कितना टिकाऊ है या फिर कितना भरोसे लायक है, इस पर बातचीत कर रहे हैं। मैम आप जब फ्री हो तो मुझे बताइएगा फिर। एक तो वो तीनों इंडसइंड बैंक, हाँ तीनों बैंक पहले प्लीज। 3 बैंक्स लिए थे, इंडसइंड, बंधन एंड एक बैंक मिस कर दिया, आईडीबीआई एंड ठीक है। तो बंधन बैंक में मैं पहले डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ संदीप जी, क्योंकि दिख गया ये डेटा में 23 जनवरी को 145-150 के भाव पर हमारे इक्विटी मेंबर रिकमेंडेशन में ये गया है, तो मेंबर्स के पास ये पोजीशन ऑलरेडी है, और इसमें जो टारगेट्स का मिड टर्म इन्वेस्टमेंट का आइडिया था ये मेरे लिए, और वहां से 145-150 से 162, 180, 195 वर दी 3 टारगेट्स जो मैंने दिए हुए हैं। तो सेकंड टारगेट की तरफ जा रहा है। तो ये डिस्क्लोजर इसलिए भी दिया कि आप ये समझ जाएं कि मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर था, बाकी इसमें मजबूती मिड टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये आज भी ठीक लग रहा है। तो अगर किसी को इसको कंसिडरेशन में रखना है फॉर द फ्रेश बाय ऑल्सो, टारगेट्स अभी भी इसमें अच्छे बड़े बन सकते हैं। अगर आप आज खरीद रहे हैं 173, 174 या फिर ऐसे कह लीजिए कि 170 से 175 की रेंज में, सो यू गोट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 157। हमारी बैंक से ऊपर है, हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास है ये, सो ये डिस्क्लोजर को समझते हुए प्लीज। तो 157 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पर 185 एंड 210 के टारगेट्स को अभी भी देख सकते हैं। सो ये एक्सटेंडेड टारगेट्स मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, क्योंकि नजरिया अभी भी स्टॉक में बुलिश है। तो दूसरा स्टॉक आपने दिया था आईडीबीआई, अभी तीनों में से कौन सा बेटर लग रहा है? तो मैं इस रेटिंग अगर मुझे देनी है तो आईडीबीआई एट फर्स्ट, क्योंकि उसमें एक मूवमेंट अभी हुआ नहीं है, बाकी है, तो आईडीबीआई एट फर्स्ट। आप बंधन बैंक को सेकंड रैंक पर रख सकते हैं, और अगर आप इंडसइंड बैंक को देखें जो कि 937 पर है, उसको मैं थर्ड पायदान पे रखना चाहूंगी। तो प्रायोरिटी आप इस तरह से सेट कर सकते हैं।
तीनों में से भी अगर एक को चूज करना है जो कि थोड़ा ज्यादा स्टेबल रिटर्न दे सके, तो मेरी नजर में तो वो मुझे बंधन बैंक ही लगता है, क्योंकि अभी उसमें ऑल टाइम हाई जाने की जगह है। और कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बैंक्स अपने ऑल टाइम हाई टच करके थोड़े कूल ऑफ हुए हैं। इसका वो पूरा मूवमेंट होना अभी बाकी है। सिमिलरली सेंट्रल बैंक हमने डिस्कस में नहीं लिया, लेकिन बंधन बैंक इन तीनों में से ज्यादा सेफर रिटर्न के बेट पर लगता है। लेकिन अगर आपको आज पोजीशनिंग करनी है, सो यू कैन गो विद आईडीबीआई, बंधन एंड इंडसइंड। मैम एक तो पॉलिसी इंडसइंड बाजार, को मैं अवॉइड बोलूंगी एक्चुअली। ठीक है, ओके, पॉलिसी बाजार देखिए जल्दी से, मुझे दर्शकों के सवालों की ओर भी बढ़ना है। ये भी बाउंस बैक दिखा रहा है 1500 के आसपास, ये कैसा लग रहा है पीबी फिनटेक? इसको नहीं, ये अभी थोड़ा सा हम वापस इसको खरीदने की कोशिश करेंगे लगभग 1430 के आसपास, तो आज रहने देते हैं इसको। ठीक है, एक बार दो डिफेंस वाले नाम है, एक है डेटा पैटर्न्स जो कि ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये मैं इसका चार्ट देख रहा था, डेटा पैटर्न्स में एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। एक साल का चार्ट देखेंगे तो आपको 90% का रिटर्न दिखेगा। आज इसने 3024 रुपये का हाई बनाया, 3268 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है आई थिंक। तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, ये ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरा बाउंस बैक के हिसाब से अगर देखें तो वो है BDL, ये भी अच्छा चल रहा है, 3.25% के आसपास का अप मूव आ गया इसमें। ये कुछ बाउंस बैक शो कर रहा है हाल की गिरावट के बाद। रिसेंट आप देखेंगे तो 28 जनवरी को ये 1570 के आसपास था, अब ये 1300 रुपये के आसपास आया। ये बाउंस बैक वाले कुछ स्टॉक्स हैं मैम, जरा इनको देखिए, BDL को, इस पे क्या रिव्यू देंगे आप? मैं डेटा पैटर्न को, अच्छा बीडीएल, ओके, तो बीडीएल अभी 1307 के आसपास में है। आपने देखिए बहुत स्पेसिफिक वर्ड आप यूज कर रहे हैं, बाउंस बैक। तो बाउंस बैक में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बाउंस बैक में आप ट्रेड ही करेंगे। इस चीज की क्लैरिटी जो भी पैसा लगाने के लिए तैयारी में है यहाँ से, तो उनको ये जरूर क्लैरिटी रखनी चाहिए, दिस इज नॉट समथिंग यू कैन इन्वेस्ट एट करंट प्राइस। आपको ट्रेड प्ले करना है, छोड़ देना है। तो डेटा पहले बीडीएल 1300 के आसपास में है, 1307 पर है। मैक्सिमम मैं इसको 2-3 दिन के अंदर में 1350-55 तक जाते हुए देख पा रही हूँ, और 1370, दैट्स इट। बाकी इसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखना जरूरी है, विच इज 1240। तो 1240 का स्टॉप लॉस रखिए और आप एक छोटा स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी डेटा पैटर्न इज समथिंग दैट यू कैन इन्वेस्ट एट करंट प्राइस ऑल्सो। हालांकि डिस्क्लोजर अगेन, मनी 9 के व्यूअर्स को भी ये स्टॉक 2200-2300 पे रेकमेंड हो चुका है, और इससे पहले तो जो हुआ सो हुआ ही है। बट अभी भी नाउ व्हेन इट इज एट 3000, सो यू हैव अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस जस्ट एट 2600, बट द अपसाइड पोटेंशियल इज काइंड ऑफ कंपैरेटिवली वेरी फेवरेबल। अगर आप देखेंगे तो 3500 का एक दावेदार लगता है कि 3500 तो यहाँ से चला जाएगा संदीप जी। तो 3500 के टारगेट के लिए कम से कम आप अपने लिए टाइम डिफाइन जरूर कर लीजिए कि आपको 2 क्वार्टर का समय देना है। जल्दी हो जाए तो निकल सकते हैं, बट आज खरीद के 3500 का फर्स्ट टारगेट तो आपको मिलना चाहिए। एक्सटेंडेड वे पर अगर आप देखें, ट्रेलिंग करने की आपकी इच्छा है तो 3700 बस। तो ये 2 टारगेट के लिए इसको आज भी डेटा पैटर्न्स को करंट प्राइस पर हम ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 2600। 26, आपने कहा BDL में 1308 पर लीजिए, 1240 का मतलब हो गया 70 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। हाँ, 1255, 1240-50 की रेंज, बस पहला टारगेट। नहीं, मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। 1308 पे हमने डिस्कस, अभी 1308 ही है। आप कह रहे हैं कि 1240 का स्टॉप लॉस है? हाँ जी, 1240 का मतलब हो गया 70 रुपए नीचे आपका डाउन साइड है, और 1370 ही जाना है, 60 रुपए के अपसाइड है। फिर तो कोई ट्रेड नहीं बनता इसमें, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड है, मतलब इसीलिए कंडीशन, इसीलिए एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब ये इट्स वेरी रिस्की, जहां पर आपका ट्रेड भी आपका 1:2 या 1:5, मतलब 1.5 गुना तो बने जितना रिस्क ले रहे हैं, तो इसीलिए यस, कम से कम उतना तो हो। ठीक है, फेयर इनफ मैम। वैसे स्टॉक्स तो बहुत एक्टिव हैं, जो चल रहे हैं, जिन पर मुझे बातचीत करने को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन दर्शकों के सवाल लेना भी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके मैं सवाल ले रहा हूँ। इस बीच में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आपको लगे तो आप जरूर हाईलाइट कीजिएगा, मैं भी पूछूंगा आपसे। सुशील जी का पहला सवाल है, कह रहे हैं कि एपेक्स फ्रोजन फूड मैंने एंट्री ली है 444 रुपये पर, 487 रुपये के टारगेट के लिए 2 हफ्ते के लिए। हाउ मच डाउनफॉल इज रिमेनिंग इन NIIT? अच्छा, ये दूसरा सवाल हो गया। पहले तो एपेक्स फ्रोजन ही बताइए मैम। ये कह रहे हैं कि मैंने 444 रुपये पे एंट्री ले ली है, उसी भाव पर खड़ा भी है, 2 हफ्ते में 487 रुपये का टारगेट है। मैम ये टेक्निकल फॉलो करते हैं, कंफर्मेशन हमेशा लेते हैं एक्सपर्ट से, क्या जो ये सोच रहे हैं बिल्कुल सही है? 487 जा रहा है 2 हफ्ते में, आपको भी लगता है? हाँ, 487 पॉसिबल है, बट आप थोड़ा सा 475 पर एक्टिव हो जाइएगा और ट्रेलिंग कर लीजिए। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिए कि 415 से नीचे इसको होल्ड नहीं करना। ठीक है, ओके। और ये कह रहे हैं कि NIIT
नेशनल फर्टिलाइजर, Right. एनएफएल और केन्स टेक्नोलॉजीज, इनमें डाउनसाइड और कितना है, डाउनफॉल कितना रिमेनिंग है, पूछ रहे हैं। NIIT NIIT इज लाइक डन, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बचा है। NIIT अभी 74 के आसपास में है, मुश्किल से मतलब मैक्स बता सकती हूँ मैं आपको कि मुश्किल से आपको ये 70 इससे ज्यादा नहीं लगता जाते हुए। यहाँ से रिबाउंड होने के अभी चांसेस बन जाते हैं। दूसरा आपने NFL पूछा है, NFL इज एट 79.30, इसमें बची है डाउनफॉल अभी, और वो डाउनफॉल आप 73 72 तक भी कम से कम जाएगी। 71 भी हो सकता है कि एक बार आए, फिर वहां से रिबाउंड होने के चांसेस बनते हैं। देन यू हैव केयर्स टेक्नोलॉजी जो कि 3836 पर है, इसको तो अभी बाय मत करो, इसमें डाउनसाइड आप मान के चले कि 3000 वापस आना है एक बार, तो 3000 आने के बाद ही इसमें कुछ करेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं। मतलब 3000 तक टच में नॉट है ये। ठीक है, ओके। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मुझे ना आप इज्मो के बारे में बताइए, IZMO, इसको आप 6 महीने से ज्यादा का व्यू ये मांग रहे हैं। मैं इसका चार्ट ही देख रहा था इस बीच, जवाब दे रही थी ना इज्मो का ना। पहले आप 6 महीने का चार्ट दिखाइए, इसको 6 महीना करिए। 6 महीने में देखिए मैम ये डबल हो चुका है, अब इसको 1 साल कर दीजिए। 1 साल में मैम ये ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है, 200% रिटर्न, मतलब 3 गुना हो चुका है। अब ये कहने की 6 महीना और अगर मैं होल्ड करूं, इससे ज्यादा अगर होल्ड करूं, इन लेवल्स पर आप बाय करने की राय देंगी? आप ऐसे सोच लीजिए कि इसका पहले तो पूरा बिजनेस आता है USA से, है ना, मोस्ट ऑफ द बिजनेस। तो मैं सलाह तो दूंगी आपको, लेकिन अपनी सलाह पर मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी कि थोड़ा सा प्रोटेक्टिव जरूर रहिएगा। और रही बात इन्वेस्टमेंट करने की, तो प्रोटेक्टिव रहना जरूरी है। ठीक उसी है। चीज के लिए मैंने इसलिए हाईलाइट भी किया है आपको कि क्यों, राइट। तो फिलहाल 880 के पास में है, यस यू कैन ट्राई टू इन्वेस्ट दिस। और रही बात की अगर हम ये मान के चलते हैं कि चलो जैसा है वैसा ही रहेगा और कुछ खराब नहीं आएगा, है ना, तो उस कंडीशन में भी अगर ऐसा भी कुछ होता है, तो ये आपको टेक्निकली भी अगर आप सिर्फ बात करेंगे, फंडामेंटल का टच हम कर ही चुके हैं, एक बार मतलब बात कर पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लिया है छोटा सा ही, लेकिन फिर भी 880 के आसपास का ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 1100 से लेकर के थोड़ा सा अगर आप और अच्छे से इसको होल्ड कर जाए तो 1600 के कैंडिडेट लगता तो है। बट होना यही चाहिए कि क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी USA से बहुत ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा चीजों को वॉच जरूर करिएगा कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे सॉफ्टवेयर क्लॉज आ गए या कुछ ऐसे न्यू रूल्स आ गए कि इस तरह इन कंपनीज के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो वो न्यूज ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। मनमोहन जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग संदीप जी, लुकिंग ग्रेट एज ऑलवेज। पता नहीं कैसे रिएक्ट किया जाए इस चीज के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका सर। JSW इंफ्रा मैम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपने राय दी है। अब डेटा इनके पैटर्न पास चलना शुरू हो गया है, डेटा पैटर्न देखिए 3600 पर आ गया और 3060 पर आ गया। 60 पर इट्स आ अ गया। गुड पिक, 3000 के नीचे हमने 3000 के नीचे हमने डिस्कस किया था इसको। 3010 के आसपास। वन शुडंट मिस इट, गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब अच्छा है, ये चल जाएगा। क्या टारगेट है इसका? ऑल टाइम हाई भी पार हो जाएगा इस बार? 3500 इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही देखिए, शॉर्ट टर्म में यस 3500 और 3700 की बात की है, तो ये पॉसिबल है, और टाइम हाई है 3700। इट्स अ गुड बेट 3500 आज की डेट में भी। 3500 का टारगेट और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं रखना है इसमें, 2600 का ही रखना है, यानी 2600। ज्यादा नहीं है ये। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसका देखिए, जैसे स्टॉक की चाल नेचर, उसी के हिसाब से आपने आपको अपना थोड़ा स्टॉप deep। लॉस एंड टारगेटिंग सेटिंग करनी होती है। ठीक 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 ठीक, ओके। तो 3500 और 3700 मतलब नए ऑल टाइम हाई की तरफ ये बढ़ रहा है। स्टॉप लॉस आपका 2600 का होना चाहिए। थोड़ा डीप है, थोड़ा व्यू भी लंबा है और टारगेट भी बड़े हैं, और स्टॉक का नेचर भी थोड़ा वॉलेटाइल है, थोड़ा हाई बीटा है, इसलिए इस स्टॉप लॉस को जरूर आप मेंटेन करके चलिए। मैम ये पूछ रहे हैं JSW इंफ्रा के बारे में, कह रहे हैं कि पहले हमने बात करी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरा 273 का लिया हुआ है और इनके पास ना क्वांटिटी ज्यादा है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। 1500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं मैम, और JK टायर है 500 शेयर 596 रुपए पर। लॉस है बहुत ज्यादा, 250 253 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो आपने 273 पे लिया है, तो 20 रुपए के आसपास का इनका डाउनफॉल है जहां से इन्होंने लिया है दोनों ही स्टॉक्स में। इनफैक्ट क्योंकि JK टायर इन्होंने 596 रुपए पर ले रखा है, कह रहे हैं कि दोनों में लॉस बहुत हो रहा है। अब करूं क्या, मैं इनको सेल कर दूं, यानी कि घाटा ले लूं, या होल्ड करूं, या आप बोलें तो एवरेज करूं? मतलब है इनके पास गुंजाइश और कैपिटल है? ओके, तो JSW इंफ्रा तो 230-35 पर एवरेज करना अच्छा स्टॉक है, लेकिन ट्रेड नहीं कर पाओगे आप इसमें, आपको इसको समय लगेगा कम से कम, मतलब 235 आने के बाद कम से कम 3 क्वार्टर्स लगेंगे आपको एग्जिट मिलने में।
सो दिस इज काइंड ऑफ दैट स्टॉक, हेवी कैपेक्स वाला स्टॉक है और कोर सेक्टर की कहीं ना कहीं है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। इसमें आप तुरंत कुछ नहीं कर पाएंगे, एवरेजिंग करनी है तो 230-35 के आसपास। संदीप जी, अलाउ मी जस्ट 1 मिनट, क्योंकि ये मूव आई डोंट वांट कि मिस हो। मतलब आपके मेंबर्स के लिए या हमारे व्यूअर्स के लिए? मेंबर आपके व्यूअर्स को पहले मिल गया। आपके अच्छा, आप व्यूअर्स उनको डेटा, ठीक है, प्लीज हाँ, प्लीज आप शेयर डेटा कीजिए, आप पैटर्न डेटा पैटर्न शेयर करना चाहती, ठीक है आप कर लीजिए। मैं इस बीच अच्छा आपको बता स्टॉक दूं। है, हाँ और हाँ। ये वापस से रिबाउंड हो रहा है, सस्टेनेबल मूव लग रहा है, तो मिलना चाहिए सभी को, मतलब नहीं जहां नहीं पर ठीक है, फेयर पॉसिबल। इनफ मैम, यू प्लीज टेक योर टाइम। इस बीच आप ना एक बार बाजार देखिए, बाजार में लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी आई है। आप निफ्टी देखिए एक बार, 67 पॉइंट के गेंस मुझे मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 25,500 के ऊपर 25,520 का लेवल है फिलहाल। आप देखिए 66 पॉइंट के गेंस है। जैसे मैंने आपको कहा था आज एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, लेकिन खुलते ही आप देखिए एक डिप जरूर आया मार्केट में, लेकिन लो लेवल से रिकवरी भी बहुत अच्छी आई थी। जो हमने लो टच किया आज 25,380 के आसपास का है, और अभी आप देखिए 520 पर ट्रेड करें, यानी कि 140 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। बावजूद इसके कि कल एफआईएस बेच कर गए, ईरान यूएस के बीच में टेंशन है, कच्चा तेल उबलता हुआ दिख रहा है, हमारे सामने 2 दिन का वीकेंड भी है, लेकिन एक पॉजिटिव फैक्टर, पॉजिटिव या राहत की बात यह है कि कल हम जरूरत से ज्यादा गिर गए। दुनिया में कोई इतना नहीं गिरा था जितना हम गिरे थे, और हायर लेवल से तो आपने देखा निफ्टी कितना 450 अंक से ज्यादा 450 अंक के आसपास हल्का होकर बंद हुआ। तो कल हमने ये जो पेन है या फिर जो कंसर्न है या फिर जो चिंता है ना, उसको कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट कर लिया था। तो कल डीआईएस भी बेचकर गए, कल एफआईएस भी बेचकर गए हैं। उसके बाद आप देखिए जो बाउंस बैक आ रहा है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 2 दिन के वीकेंड से पहले इसमें और कितना इजाफा देखने को मिल सकता है। कहीं लेटर हाफ ऑफ द डे या फिर 11-12 बजे के आसपास हायर लेवल पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग ना हो जाए, क्योंकि 2 दिन का जब वीकेंड होता है ना, तो थोड़ी नर्वसनेस जरूर बाजार में आ जाती है। तो हम कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे एक्शन काफ़ी ज़्यादा है, दर्शकों के सवाल भी हम ले रहे हैं इसमें। मैम अगर आपने शेयर कर दिया हो तो अगर आप जेके टायर पे अपना व्यूज शेयर कर दें। ओके, तो जेके टायर इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, बट आपको इन्होंने कितनी की खरीदी है, इफ यू कैन? 596 की। अच्छा, तो एवरेज तो मत करिए अभी, डोंट ऐड मोर एज एट करंट प्राइस, एटलीस्ट कम से कम 500 के आसपास आए तो ही एवरेज करिएगा, ठीक है? उससे पहले इसमें एवरेजिंग का कोई व्यू नहीं है। बाकी होल्ड करने लायक स्टॉक तो है, सो आप इसको 6 महीने का नजरिया रखा है ना आपने, तो आप इसको होल्ड कर जाइए 650 के लिए कम से कम, और 670 के लिए भी। बट एवरेजिंग अगर करने की जरूरत पड़े तभी करिएगा, मतलब चाहे तभी करेगा जब 500 पर आए, और 10% डिक्लाइन यहाँ से होने के बाद एवरेजिंग में सजेस्ट कर रही हूँ। बट अभी जैसा है वैसा ही आप इसको छोड़ सकते हैं। 6 महीने के दायरे पर 650, 670 मुझे आते हुए लगते हैं। फर्स्ट क्राई जो आपने बताया था, इट्स वर्किंग वेल, 10% 11% अभी चल चुका है इंट्राडे भी, मतलब जब आपने हाईलाइट किया था तब भी 6% ऊपर ही था, बट अभी 11% के आसपास और आ गया है। ओके, तो मोस्ट लाइकली जो इसका इंट्राडे टारगेट है वो शायद 245 का इंट्राडे टारगेट, शायद आज ही हिट हो जाएगा। अच्छा, मुझे बस इतना आप बताइए, टारगेट मेरे पास चारों हैं, 245, 260, 285, 320, 211 रुपए का स्टॉप प्लस अगर कुछ रिवाइज करना होगा या ऊपर लाना होगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट प्रोटेक्ट होता हुआ चले। आपने 226 के आसपास बोला था, 10 रुपए ये ऊपर आ गया वहां से, और भी 226 पे हमने बातचीत करी थी आई थिंक, तो उस हिसाब से अगर 211 को ट्वीक करना होगा ना, तो आप मुझे बताइएगा। काफी अच्छा चल रहा है, इनफैक्ट जहां हमने बोला था वही 245 के बाद 220 पर ट्रेलिंग करके बैठ सकते हैं। 245 पहला टारगेट आ जाएगा, तो फिर आप 211 वाले को 220 कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, नैन्सी जी का सवाल है, कह रही है कि फ्रीकी फ्राइडे विजय लक्ष्मी मैम ने जैगल पर राय दी थी, एवरेज करके अपना प्राइस 395 से 346 ले आई, अब और एवरेज करूं या फिर वेट करूं? तो एक सवाल इनका ये है, फिर मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। पहले इनको जैगल पे राय दे दीजिए आप। जैगल के साथ मैंने कुछ और भी बोला था, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन ठीक है करना है तो वाली कंडीशन थी। अभी फिलहाल आप इसमें और ऐड मत करो, मतलब साउथ साइड जा रहा है ये पूरा, और कहीं पर लग नहीं रहा है इसमें। यू नो व्हाट, लेट मी से दिस टू यू, प्लीज एग्जिट इट। इसमें आपका पैसा बनेगा नहीं, ये और नीचे जाने वाला है, 190 195 इसमें और है, सो दैट वोंट वर्क आउट। अगर आप इसमें कितना भी पैसा एवरेज करते करते इसको रख भी लेंगी, सो अभी इसमें बहुत समय है, 190 195 पर भी नहीं रुका तो 180 तक भी ये जा सकता है। इट्स लाइक साउथ साइड की तरफ इसने दिशा ले ली है,
तो डायरेक्शन जाएगा रिवर्स साइड में। तो दैट्स व्हाट, अभी आज भी ये 4.25%, 3.5% डिक्लाइन हो चुका है। इन माय ओपिनियन यू शुड बुक दिस लॉस, और कोई दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो भी आपको यहाँ पर इन बिटवीन द शो दिख रही हो, चाहे मेरी चाहे आपकी या किसी को भी अगर आपको लगे, तो उसमें आप पैसे को जरूर शिफ्ट कर सकती है। बट दिस काउंटर इज वीक, सपोर्ट अभी भी नहीं लेगा। साउथ की तरफ जा रहा है, कभी श्रीलंका ना निकल जाए हैं। फिर जी ठीक है, नहीं, ओके। बहुत वीक है। मतलब इसमें देखिए कहीं पर कुछ तो हो कि आप उसको देख सके ना। डेटा पैटर्न इज गुड, मैं फिर से बोल रही हूँ, डेटा पैटर्न इज वेरी गुड। आप उसको एक बार चाहे तो देख सकते हैं। अभी तो लेट हो गया वैसे, 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर गया, बट फिर भी अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो ऐसा होल्ड करो जो कि जिसकी दिशा ठीक हो, यू नो, ट्रेंड इज ट्रेंड। वैसे तो हम कॉन्ट्रा ट्रेड्स में ज्यादा प्रेफर करती हूँ, बट उसके भी कुछ मेरे पैरामीटर्स हैं, मैं कई बार बीच में एक्सप्लेन भी कर देती हूँ उसको। तो वो स्ट्रेंथ नहीं है इसमें जो इस ट्रेंड को रिवर्स करा सके फिलहाल। फेयर इनफ, ठीक है। इनका ना मैम पारस भी लिया हुआ है 660 रुपए पर, और ये कह रही हैं कि अपनी राय दें कि इसमें डाउनसाइड ओपन है क्या। पारस में देखिए एक भाव मैंने दिया था, मेरे ख्याल से वो 620 होगा आई थिंक, कि अगर ये टूटता है तो ही इसमें और डाउनसाइड 450 तक जाएगी। अभी तक तो बचा हुआ है, तो आप जो भी आपकी पोजीशन है, यू शुड हैव अ स्टॉप लॉस इन माइंड। इमीडिएट स्टॉप लॉस जो है वो 620 क्लोजिंग बेस्ड पर होना चाहिए। तो 620 615 को बहुत क्लोजली वॉच करिए, और उसको भी थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर, ऐसे नहीं कि आप वीकली कैंडल को ऑब्जर्व करना शुरू करें। तो आराम से वीकली टाइम मतलब सॉरी डेली कैंडल को ऑब्जर्व करना शुरू करें। आराम से वीकली टाइम फ्रेम एटलीस्ट ऑब्जर्व करिए, 620 के नीचे क्लोज करे सिग्निफिकेंटली, अगर तो ही आप इसमें से एग्जिट का सोचिए, या फिर फर्दर इसमें कुछ डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी 450 तक तभी खुलेगी। तो अभी है तो बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस 620 से नीचे मत रखिएगा, क्योंकि आज वापस से जो रिबाउंड हुआ है वो 625 के आसपास से है। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैम जल्दी से, सानवी सावंत जी का, ये भी हमारी प्राइम मेंबर है। कह रही कि मैंने प्रीमियर एनर्जी खरीद रखा है 835 रुपए पर, और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज 228 रुपए पर। होल्ड या एवरेज, लंबी अवधि का व्यू है इनका, टारगेट पूछ रही हैं आपसे। प्रीमियर एनर्जी एंड एरोफ्लेक्स। एरोफ्लेक्स ओके, सो लंबी अवधि का आपका नजरिया है तो ठीक है, मतलब आप ठीक ही काउंटर्स पर हैं, डिस्काउंट पे भी। इनकी बाइंग कितनी की है प्रीमियर में? 835, 835। ठीक है, उतना भी महंगा नहीं है, क्योंकि स्टॉक बहुत हाई बीटा है, बहुत अच्छा चलता है जब चलना शुरू करता है। तो जितना है आप उसको होल्ड कर जाइए। लेकिन नजरिया, आज हम दिसंबर फरवरी में 2026 में बात कर रहे हैं। 3 क्वार्टर्स का समय आपके पास हो तो ही, मतलब मिड टर्म में भी कम से कम आपके पास, आप बोलते हो लॉन्ग टर्म में आप लोग, लेकिन रहता नहीं है वो लॉन्ग टर्म, लेट मी डिफाइन। तो 3 क्वार्टर्स कम से कम, मैंने दिसंबर 2026 तक तो आपके पास समय होना ही चाहिए इसको देने के लिए। एंड अगर आप चाहें तो एक्सटेंड 1.5 साल तक भी कर सकते हैं। तो इसमें जो पॉसिबल टारगेट है आपको, प्रॉफिटेबल एग्जिट तो मिलने के चांसेस है ही। 900 से 1150 तो मुझे लगता है कि इसमें भाव आ जाएगा अगर आप होल्ड कर जाए। और दूसरा स्टॉक इन्होंने एरोफ्लेक्स बोला है। एरोफ्लेक्स समथिंग दैट यू कैन रियली होल्ड, बट खरीदारी कितने की है? 228 रुपए। ठीक है, 228 है तो 190 रुपए जो इसका इमीडिएट 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहीं अपना स्टॉप लॉस रखिए 190 एंड होल्ड इट, जिसमें कि आपको 250 से लेकर के 280, यानी जो अभी नया हाई बनेगा उसके ऊपर के आसपास जाएगा। 250 280 के भाव आपको दिख सकते हैं। 190 शुड बी योर स्टॉप लॉस। ठीक है, परफेक्ट है। मैं ना अब हॉट स्टॉक्स को यहीं पे रोककर प्राइमरी मार्केट वाले एक्शन की ओर बढ़ रहा हूं। वाह, क्या आईपीओ है। पहले तो मैम गोडियम आईवीएफ, इसके बारे में बताइए। आज ये आईपीओ खुलने जा रहा है, 24 तारीख तक खुला रहेगा। सब सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। छोटा इशू है ये 165 करोड़ रुपए का, फ्रेश इशू 90 करोड़ रुपए का है। इसमें 175 करोड़ रुपए का ओएफएस भी है। और कल शाम को डिटेल्स आई हैं कि इन्होंने एंकर निवेशकों से भी 49 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। तो लेकिन ग्रे मार्केट उत्साहित तो है, लेकिन कम होता जा रहा है उत्साह। ये 8.5 रुपए का प्रीमियम रहेगा, इसमें 87.5 रुपए पर ये लिस्टिंग हो सकती है। आपकी राय मैम इस बिजनेस मॉडल पर भी और इस आईपीओ में निवेश करने के लिहाज से भी, चाहे लिस्टिंग के हिसाब से चाहे लंबी अवधि के लिए? मैं इस बिजनेस मॉडल को बहुत ही बारीकी से और एक पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे इसके बिजनेस में दम लगता है। देखिए, एक बहुत ही निश पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के साथ ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहा है।
हेल्थ केयर स्टॉक्स तो ऑलरेडी हैं। हॉस्पिटल की अगर आप बात करेंगे, फोर्टिस, किम्स, देयर आर मेनी स्टॉक्स, नारायणा हृदयालय, तो ये सब ट्रीटमेंट वहां मिल जाते हैं। लेकिन एक निश पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो इस आईवीएफ की पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत कंपनीज इस नहीं है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है इसको मिलने की कोशिश होगी। तो आप इसको, क्योंकि प्राइस बैंड ठीक है, इंडस्ट्री बहुत स्पेसिफिक है, बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें मुझे ठीक लग रही है। इस वजह से आप इसमें आईपीओ में भी एप्लीकेशन रखें। इन माय ओपिनियन प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन मैं रख रही हूँ यहाँ पर। दूसरा चीज, आपको यहाँ पर मतलब रिटर्न, आई डोंट नो, बट इट्स अ गुड कैंडिडेट। मतलब मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की अगर बात करूं तो वो शायद ओवर एक्सपेक्टेशन ना हो जाए, बट इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ये एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है, विच इज लाइकली टू लीड अ गुड रिटर्न्स। मल्टीफोल्ड तो नहीं बोलना है, चांसेस हैं, बट बहुत अच्छे चांसेस है। सो आप इसको रख सकते हैं। ये अच्छा आईपीओ के लिए एप्लीकेशन करना भी जरूर मुझे लगता है करना चाहिए। और पोस्ट मार्केट भी अगर लिस्टिंग बहुत बड़ी नहीं हो जाती है, यानी 10% से ज्यादा लिस्टिंग अगर नहीं हो रही है गेन की, तो सेकेंडरी मार्केट में भी अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा, 10% से ज़्यादा अगर प्रीमियम पे लिस्ट ना हो तो फिर आप दोबारा भी, अगर नहीं भी मिलता है तो आप सेकेंडरी मार्केट में भी ट्राई करें, लेकिन लिस्टिंग गेन अच्छा हो सकता है, इसलिए आप चाहें तो इसमें पैसा लगाएं। मैं सही समझाऊं ना? एग्जैक्टली। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। दूसरा नाम एक टेक्सटाइल प्ले है, श्रीराम ट्विस्टेक्स के नाम से। ये हालांकि सोमवार को खुलेगा, सोमवार को 2 आईपीओ खुलने वाले हैं, उसमें एक नाम ये है। और 110 करोड़ रुपए का इशू है, 95 से 104 का प्राइस बैंड है, और पूरा फ्रेश इशू है, ओएफएस का कोई पार्ट नहीं है इसमें। 5 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, उसी पर स्थिर है, 109 रुपए पर ये लिस्ट हो सकता है। इस बिजनेस मॉडल में दम है। जो ऑलरेडी है उनकी हालत लंका खराब लुटी है। पड़ी है। नए आकर के इट्स लाइक ओएफएस भी है, मतलब व्हाई यू वांट टू बी एग्जिट टू एनीबॉडी, राइट? तो रुक मत करिए। मतलब अगर आपको टेक्सटाइल में जाना ही है तो ऑलरेडी बहुत सारे काउंटर्स हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। सो काइंड ऑफ आप लेके भी, मतलब प्रीमियम लिस्टिंग की अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, प्रीमियम लिस्टिंग लाइक कि आपको 7-8 दिन में 10% कुछ मिल जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन अराउंड जनरली होती है। तो उससे बेहतर तो आपके पास में सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक पड़े हुए हैं। तो ऑन दैट नोट, क्योंकि सेंटिमेंट्स भी वीक हैं, चल भी जाएगा तो सस्टेनेबल मूव नहीं होगा, ये एक बड़ी बात हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए आई डोंट सी योर मनी सेफ इन दिस, तो इसीलिए फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला जो नाम है ना वो है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस का। अब इस कंपनी के बारे में ना थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा था। ये इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल C&I रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है, जिनका कुछ 2.8 गीगावाट का ऑलरेडी ऑपरेशनल ओन्ड एंड मैनेज कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, और ये कुछ 3.17 गीगावाट का और कॉन्ट्रैक्टेड है। अब कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्या हुआ? ये कुछ अलग बिजनेस मॉडल में काम करते हैं। ये अपने ग्राहकों को बिजली नहीं बेचते हैं, बल्कि उनसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं अपने ही एसेट्स में, अपने ही प्लांट्स में, फिर उनको ये बिजली सप्लाई करते हैं या फिर एनर्जी सप्लाई करते हैं। मैम, ये जो बिजनेस मॉडल है ये आपको कैसा लगता है? इसमें बड़े बड़े नाम हैं, इसमें ब्रुकफील्ड का नाम भी जुड़ा हुआ है, कई सारे टेमासेक होल्डिंग जैसे लोग हैं जिन्होंने प्री आईपीओ राउंड में भी इन्वेस्टमेंट किया था इसमें। आपका क्या व्यू है इस बिजनेस को लेकर और इस प्राइस बैंड को लेकर? तो इसके ना एक बार पीट्स को समझ लेना, और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि करती क्या है। पीट्स कैटेगरी में इसके एनटीपीसी ग्रीन आते हैं, आपका इसमें अडानी ग्रीन जैसी कंपनीज भी आ जाती है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर एनर्जी सॉल्यूशन देती है। तो आपको ये थोड़ा सा क्लैरिटी जरूर होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है, सनराइजिंग, लेकिन थोड़ी सी बहुत ज्यादा, ये तो आपका फेवरेट सेक्टर है। हाँ, सनराइजिंग पे, हाँ, लेकिन इसमें इतना ज्यादा दबा दिया है ना, मतलब अभी भी मेरा ये फेवरेट सेक्टर है, बट इतना ज्यादा दबा दिया है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलिए, असेंबली कॉस्ट बोलिए, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ वी वांट, मतलब जब मैं वी वांट बोल रही हूँ, वर्ल्ड एंड और कंट्री ऑल्सो, हम सभी चाहते हैं कि हम लोग जितना हो सके दुनिया को कम क्षति पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर शिफ्ट हो जाएं अपनी एनर्जी कंजप्शन के लिए। लेकिन जिस तरह से कॉस्ट बढ़ रही है, जिस तरह से एवरी पर्टिकुलर लोकेशन इज वांट कि हम अपने जितने हमारे पास रिसोर्सेज हम उसी के ऊपर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर आप देखेंगे ना कि ये साइडलाइन होते हुए लग रहा है, हल्के से साइडलाइन होते हुए लग रहा है, वो भी फॉर द टाइम बिंग, जब तक जितनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बन रही है।
बट क्या इससे फोकस हट जाएगा? नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ तक अभी भी ये जो जर्नी हुई सनराइजिंग इंडस्ट्री है, सब कुछ शांत होने के बाद जब सब अपने तेल वेल बेच लेंगे, एक समय तो ऐसे आएगा कि फिर से सभी लोग बोलेंगे कि भाई धरती को बचा लो। सो जस्ट ऑन दैट नोट मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीजों को थोड़ा इजी नोट पर समझा सकूं। तो फिलहाल के लिए बिजनेस ठीक है। प्राइस बैंड जो इन्होंने लाया है वो कहीं ना कहीं बहुत हायर है। मैं वापस मुद्दे पर अभी आ रही हूँ, पर्टिकुलर इस आईपीओ के। तो इंडस्ट्री के सिचुएशन आपने समझ ली कि फिलहाल के लिए सिचुएशन ऐसी है कि जो भी कंपनीज ऑलरेडी इसमें काम कर रही है उनके मार्जिन्स पर दबाव है। ठीक है। ऑन दैट क्लैरिटी, जब और आने वाले समय में भी ये दबाव अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर तक दिखेगा अगर सिचुएशन सुधरती नहीं है, या फिर जिनके पास में सप्लाई है, यानी हमारी ज्यादातर जो सप्लाई मिलती है हमको मिलती है चाइना साइड से ही, तो जिनके पास में सप्लाई है उनके साथ हमारे रिलेशन या ट्रेड इस तरह से हो जाए कि हमें सस्ता मटेरियल हमको दे, तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए इस पर्टिकुलर निश में। नाउ क्योंकि 1000 से लेकर के 1053 का इनका जो प्राइस बैंड है ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा पैसा है तो ही इसमें पैसा लगाइए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दूर ही रहिए, वैल्यूएशन महंगे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चौथा नाम है पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी का। ये शॉप इन शॉप वाला बिजनेस है, तो 380 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। पूरी तरह से फ्रेश इशू ये भी है, इसमें कोई भी ओएफएस का पार्ट नहीं है। 20 रुपये के आसपास का प्रीमियम है ग्रे मार्केट में, यानी कि 386 वाला 406 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। अगर आपको बिजनेस मॉडल पसंद हो तो क्या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? बड़ा स्पेसिफिक सवाल। सोना चांदी तो हर किसी को पसंद होता है, बट यस देखिए बिजनेस मॉडल के साथ साथ 2-3 चीजें और आपको देखनी है। तो एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू है इस बिजनेस में, समय के साथ इनकी एसेट्स बढ़ती जाएंगी और ये अप्रिसिएशन उतना होगा कि जो इन्फ्लेशन है, मतलब आपके लेबर चार्ज, इन सबको बीट कर सकता है। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस बिजनेस। सेकेंडरी, प्राइस बैंड बहुत छोटा अफोर्डेबल प्राइस बैंड रहा है, तो जनरली लोगों को लगता है कि ये सस्ता है, तो वो सेंटिमेंटल प्ले यहाँ पर इन्होंने कर लिया, विच इज सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट। और दूसरी चीज, आईपीओ फ्रेश भी है और छोटे साइज का भी है, तो ओवर प्रीमियम लिस्टिंग आपकी इन सब चीजों के बाद में इसी बात पर आके टिकती है कि प्राइस इशू कितना बड़ा है। हुंडई भी अच्छा था लेकिन साइज बहुत बड़ा था, तो इशू साइज छोटा होने की वजह से इसमें सब्सक्रिप्शन आ सकते हैं अच्छे खासे। तो फिलहाल के लिए मेरी ओपिनियन में यस यू कैन अप्लाई फॉर दिस आईपीओ, तो ठीक ठाक लिस्टिंग की भी एक्सपेक्टेशन में रख सकते हैं। अगर नहीं भी तो सेकेंडरी मार्केट में भी रखने लायक है, जिसमें कि आप कम से कम 1-2 महीने का भी व्यू लेके चलें तो आपको निराश नहीं करेगा। साल भर के रिटर्न जो निफ्टी इंडेक्स देता है उससे ज्यादा ही के जाने की उम्मीद आप रख सकते हैं, तो आईपीओ में अप्लाई करिए। सेकेंडरी मार्केट में अगेन एक थंब रूल है, अगर 10% से ज्यादा की लिस्टिंग नहीं हो रही है तो सेकेंडरी मार्केट में भी इंट्राडे लो के साथ में आप इसको रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये चारों आईपीओस की बात होगी जो कि आज खुल रहे हैं या फिर अगले हफ्ते जिनके इश्यूज आते हुए नजर आएंगे। आई होप कोई दर्शकों का सवाल नहीं है जो कि हाल के आईपीओ आए हैं उसको लेकर, तो फिर एक टाटा टेक को लेकर एड्रेस कर दीजिए मैम सवाल। हालांकि आईपीओ का टाइम हो गया, 790 रुपये पर ये हमारे दर्शक हैं, बड़ी इनोवेटिव सी आइडिया है इनकी। ये कह रहे हैं कि मुझे बताइए इसमें क्या करना चाहिए। 1000 शेयर हैं 790 पर। ओके, तो देखिए आप हैं तो ऊंचे दाम पर आए हुए, आपका जो एंट्री ऊंचे दाम की है, बट मैं आपको सजेशन बहुत ही ऑन सीरियस नोट मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहती हूँ, 580 के नीचे होल्ड नहीं करना, क्योंकि इससे ज्यादा इसको टूटना नहीं चाहिए, और अगर टूट रहा है इसका मतलब देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। अभी जो बाद में आएगी न्यूज में, लेकिन 580 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर रखिएगा। रही बात आपका भाव, क्योंकि आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी आएगा, बट अगर आप होल्ड कर जाए और इस बीच में जो एआई आईटी इनके बीच में अगर कोई सुधार आता है, आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स 29,000 जाके दोबारा रिवाइव होता है, तो आपको इसमें आपका एग्जिट जरूर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए 640 एंड 700 की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, और ज्यादा समय मत दीजिएगा, आज से भी सिर्फ 6 मंथ्स का ही टाइम दो, और 580 का स्टॉप लॉस फिक्स रखिएगा, इससे नीचे मत होल्ड करिएगा। ठीक है, फेयर इनफ मैम। चलिए इसी के साथ आईपीओ वाला सेगमेंट हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। चलिए कुछ स्टॉक्स हैं, एक बार डेटा पैटर्न्स देखिए। हमने 3010 के आसपास डिस्कस किया था, 3080 पर आ गया। इसी तरह से आप एक बार ब्रेन बीज भी देख लीजिए, हमने 226 रुपये पर डिस्कस किया था, अभी 236 हो गया था। ब्रेन बीज भी एक बार दिखा दीजिए, वहाँ वो कहाँ पर पहुँचा है। ब्रेन बीज सोल्यूशंस, इसकी हमने बात की थी। वो स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि जहाँ हमने बात की थी वहाँ से काफ़ी अच्छा रुझान देखिए, 237.50 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी भी मैम थोड़ा रिकवर हुआ, उसके बाद हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग। कोई स्ट्रैटेजी निफ्टी में या फिर शो को वाइंड अप किया जाए? स्ट्रैटेजी
थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन मुझे तो लगता है यही सेफ है। यहाँ पर देखिए, इस मार्केट में एक स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप बहुत एब्सोल्यूट डायरेक्शन मत ढूंढिए। तो दैट इज द ओनली आइडिया। और इस कंडीशन में मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ, जब सिचुएशन ऐसी हो, ना तो एक्सट्रीम रेजिस्टेंस हो ना ही सपोर्ट, तो वहां पर जितना हो सके आप न्यूट्रल प्ले कर सकते हैं। तो मंथली एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो निफ्टी का इंडेक्स हेज व्यू पे जा सकते हैं। अगर जिसमें कि अभी जस्ट अ मिनट, मैं एग्जैक्ट स्ट्राइक्स बता देती हूँ, लेकिन उसको ये एक स्ट्रैडल होगा जिसको आप सेम क्वांटिटी में दोनों ही स्ट्राइक्स को आप बाय कर पाएंगे। सो इट्स अ सिंपल स्ट्रैटल, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आइडिया सिर्फ इतना ही है कि हमें फंसना नहीं है। फंसने का इन द सेंस कि क्योंकि आपका निफ्टी एक सेमी राउंड नंबर के पास में 25,500 पर एक लॉन्ग वीकेंड है, सबके पास में कुछ ना कुछ बोलने के लिए, ट्विटरबाजी करने के लिए समय रहेगा। इस बीच में अगर कुछ कमोडिटी के प्राइस जो हम बात कर रहे हैं कि अगर ब्रेंट 75 के आसपास जाता है या फिर घट के अगर आपका 65 वापस आ जाता है, तो ये एक बड़े ट्रिगर मार्केट के लिए बन सकते हैं। तो आप उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो आइडिया इज दिस ओनली। नाउ जो स्ट्राइक्स मेरे सामने है, दैट इज मंथली एक्सपायरी 25,450 का पुट ऑप्शन है, विच इज एट 108 एज ऑफ नाउ, एंड 25,500 का कॉल ऑप्शन है, विच इज 134 एज ऑफ नाउ। तो इन दोनों को हम सेम लॉट्स में बाय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, जिसमें कि टोटल कॉस्ट जाएगी आपकी 145 मैक्स, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर बड़े रखने पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रेटेजी में आपका स्टॉप लॉस बड़ा रखना होता है, क्योंकि आपको थीटा डी के जो साइडवाइज मूवमेंट में उससे भी फाइट करनी है, और आपका स्टॉप लॉस जो है नेचुरली वो तो है ही। तो यहाँ पर आपका कम से कम स्टॉप लॉस होगा 130 पॉइंट का नेट लॉस दोनों के टोटल में से। दूसरा, आपका जो यहाँ पे टारगेट है, आराम से आप यहाँ पर 330 से लेकर के अप टू 450 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने सब चीजें एक्सप्लेन की हैं, उसके हिसाब से आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। 25,500 का कॉल आप कह रही है 134 पर खड़ा है, वो ले लीजिए। 25,450 का पुट ले लीजिए 108 रुपए वाला। कॉस्ट आपकी हो गई 245 रुपए, स्टॉप लॉस 130 पॉइंट, यहां से निकल जाए दोनों में से, और टारगेट ऊपर में दोनों का मिला के 330 या 400। और एक्सपायरी ध्यान से समझ लें कि एक्सपायरी आज हम 20 तारीख को, यानी मंडे को इसकी एक्सपायरी, ट्यूसडे को 24 तारीख को इसका एक्सपायरी है। तो ये मंथली एक्सपायरी, हाँ, तो दो ही दिन का समय है आपका। एग्जैक्टली, तो 2 ही दिन का समय है आपके पास में। ये भी जरूर करके अपना स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं बनेगा, लेकिन थीटा जो है डिके जरूर होगा। चलिए, फेयर इनफ मैम, बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जितने भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई, कोई डिस्क्लेमर? यस संदीप जी, बहुत सारे स्टॉक्स थे एक्चुअली जहां मुझे यहाँ पर शेयर करने का मौका मिला। आज तो 2 एग्जांपल वैसे थे कि जो मेंबर्स को भी शेयर लाइव में किया है, बट यस, अदर देन दैट देयर वर मेनी स्टॉक्स जो हमारे मेंबर्स के पास में रिकमेंडेशन के तौर पर अभी भी हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ब्रॉडर मार्केट को जरूर ट्रैक करिएगा। मैं जाते जाते ये बात जरूर बोलना चाहती हूँ, ब्रॉडर मार्केट को ट्रैक करिए। और अगर मेरी कोई पहली रिकमेंडेशन इससे पहले भी पिछले शोज में है आपके पास में, और अगर वो स्टॉप लॉस बाय चांस हिट करती है, डोंट होल्ड बियॉन्ड दिस स्टॉप लॉस, क्योंकि आप इससे भी लिंक करके देख लीजिए कि निफ्टी 24,200-300 आना चाहिए था, आया नहीं है। अगर वो आना चाहिए वाला कंडीशन फुलफिल होती है तो बहुत सारे स्टॉक्स में नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो उस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा आगे भी, अगर मैं जब भी आपसे मिलती हूँ उस दौरान में। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, एंड विश यू अ वेरी गुड डे। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।